छुट्टी हुई घर आई वाले साहब को दुखरा बयान मुझे कहती हैं कि मेरा पुत्र मैं तो तेना जराज की वेखे ही नहीं, तू 4.5 साल का है तो जूं तू गया तो मैं साथ वाली चरपाई पे बेहोश होकर जो है रिजल्ट आता था उस दिन या आप डॉक्टर होते थे और या मरीज होते थे। सबसे बड़ा जो सबक मैंने सीखा है ना, हमारे बस में कुछ नहीं, अल्लाह ना चाहे ना नहीं भाई, आप सोच भी नहीं सकते। उसने कहा कि 99% पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड दे आर फ्रॉम द सेम रिलीजन जो उनके माँ बाप का। माँ का जो ख्वाब था किंग एडवर्ड का, और बड़ी दफा नहीं भाई ये ज़हन में आया कि यार डॉक्टरी छोड़ें, बस बदला नहीं। और फतेह तुम मेरे छोटे भाई हो, नईम को फौरन टाइम दो। वो फीलिंग्स हैं कि मरियम भी मेरी स्टूडेंट रही है, मरियम नवाज शरीफ। बर्ट्रैंड रसल अपने वक्त का काफिर था। कैसे मैंने 2-3 दफा डॉक्टरी को छोड़ना चाह, मुर्दे पड़े थे और उन्होंने हमें उसमें बंद कर दिया और 3 घंटे उन्होंने कहा जब अंदर ही रहना है। तो इकबाल कहता है कि इंताजा खुदाओं में सबसे बड़ा वतन है, वाह वाह, जो पैरन है इसका मजहब का कफन है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हमारे शो के लिए आपने टाइम निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। आज हम एक बड़ी ख़ास शख्सियत के साथ मौजूद हैं। जैसा कि हमने अपने यूट्यूब चैनल के लिए अपने इलाके की मुख्तलिफ़ फैमिलीज़, मुख्तलिफ़ बरादरियाँ, उसमें कुछ शख्सियात जैसे जैसे टाइम दस्तयाब हो रहा है हम उनके साथ अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किए हुए हैं। अवान फैमिली, तिवाना फैमिली, बंदयाल फैमिली, बगूर फैमिली, बलोच, इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम एडजस्ट होता जाएगा सबके साथ गुफ्तगू होगी। इसी तरह अहीर फैमिली जिला खुशाब में समाजी और सियासी तौर पर एक अहमियत की हामिल फैमिली है। इससे पहले हमारी बहुत ही मोहतरम शख्सियत जनाब मलिक नसीम अहमद अहीर साहब इस चैनल पर अपना वक्त दे चुके हैं। आज हम मौजूद हैं अहीर फैमिली की एक मारूफ शख्सियत, आप सब जानते हैं, और ये इंतहाई अहम नुक्ता मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मैं आज उनके पास उनके प्रोफेशन बतौर मुआलिज, डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट उस वजह से नहीं, उससे ज़्यादा अहमियत समाजी और सियासी लिहाज से है। जहाँ तक इनकी शख्सियत का ताल्लुक है, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि अपनी फैमिली में, अपने बड़े ख़ानदान में जो हमारे ज़िले में आबाद है और दीगर भी कई अज़ला में अहीर ख़ानदान आबाद है, इनसे ज़्यादा स्मार्ट और ज़हीन, साहिब मुतालिया और ज़ीरक इंसान मैं इनकी फैमिली में मुझे याद नहीं है। बाकी सब का एहतराम है, सारे ही काबिल एहतराम है, बचपन के दोस्त हैं, क्रिकेट फेलोज। लेकिन डॉक्टर साहब का एक वर्ल्ड व्यू है, दुनिया के न जाने कितने मुल्क घूम चुके हैं, साल में बहुत से महीने शायद निसफ के करीब कनाडा में मुकीम होते हैं। तो आज हम गुफ्तगू के लिए बहुत से सवालात मैं कोशिश करूंगा कि इनकी ज़िंदगी, इनके ख़ानदान, इनके माजी, कोई सवाल ऐसा रह ना जाए कि उन तमाम को हम कवर करें। ताल्लुक तो नेचुरली इस ज़िले में बहुत सी शख्सियात के साथ होता है, लेकिन यहाँ मैं बतौर जर्नलिस्ट मौजूद हूँ। मैंने पहले अर्ज़ किया, मैं एक तो शुक्रगुजार हूँ उनका, डॉक्टर साहब का, कि उन्होंने टाइम दिया, और दूसरा मैं उनसे ये भी अर्ज़ कर चुका था कि सवालात वो होंगे जो मुआशरे में बहुत से लोगों के ज़हन में होते हैं अहीर ख़ानदान के हवाले से और उनकी शख्सियत के हवाले से। तो नरम और गर्म तमाम सवालात उसके हवाले से डॉक्टर साहब की आमादगी, उनके टाइम का बेहद शुक्रिया। और मुझे अंदाज़ा है आपकी मसरूफ़ियत सिर्फ अपने प्रोफेशन के हवाले से नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी फैमिली और समाजी तौर पे। थैंक यू वेरी मच नईम, ऑनेस्टली इट इज़ अ प्रिविलेज एंड आई एम हम्बल्ड। सर यू आर वेलकम। आप खुशाब में आपकी एक हवेली, आपका घर, और आपके वालिद साहब सिविल सर्विस में रहे। हम चाहते हैं हमारे नाजरीन कि आप 3 भाई अपना बचपन कैसे गुजरा, कहाँ गुजरा? अच्छा नईम भाई, मैं उसी हवेली में ही पैदा हुआ। आई वॉज द फर्स्ट सन वाज बोर्न दैट हवेली। उससे पहले हमारा आहिरों वाला मोहल्ला था, उसमें एक जॉइंट सारी हम फैमिली में रह रहे थे। एंड आवर एंटायर फैमिली, एक तो मैं चीज़ क्लियर कर दूँ नाजरीन के लिए कि अब मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है और मेरा जो भी है, तो ये जो इंटरव्यू है इट इज़ गोइंग टू बी अ ट्राईलिंगुअल अफेयर। इसमें इंग्लिश में बात होगी, कुछ लफ्ज़ उर्दू के होंगे, तो ठेठ पंजाबी भी होगी। तो दैट वाज परहैप्स वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस इन खुशाब। और उसमें ब्यूटी ये थी कि हमारी क्योंकि बड़ी फैमिली थी और मेरे खाला के बेटे, चचा के, तो उसमें ग्राउंड्स थे, अंदर भी बाहर भी, क्रिकेट, हॉकी, सारा कुछ अंदर ही था। तो बचपन अभी इंजॉय करना शुरू कर ही रहा था, तो 4.5 अंकल मुमताज़ साहब अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए शिफ्ट हो गए एबटाबाद। भाईजान इम्तियाज़ और निसार वो आर्मी पब्लिक स्कूल में थे, और डॉक्टर सलीम बिलाल जो मेरे आइडियल भी हैं, वन ऑफ द ब्रिलियंट पर्सन इन माई फैमिली, तो वो मुझसे इमीडिएट सीनियर थे 1-2 साल। तो वी वर बोथ इन बर्न ऑल जूनियर सेक्शन। तो मैं तो नहीं भाई, मेरी तो वो हालत है कि हुए इस कदर मुहज़्ज़ब, कभी घर का मुँह न देखा, कटी उम्र हॉस्टलों में, मरे हस्पताल जाकर।
बहुत लॉरेंस कॉलेज कह रहा हूँ जी, बर्नॉल से वो स्टार्ट किया तो अभी नहीं, आपने खुशाब के किसी स्कूल में दाखिल नहीं, मैं बता रहा हूँ 4.5 साल अभी तो मैं निकर भी नहीं पहन सकता था जी। ओके। और हैरानी की बात यह है कि मैं आज सोचता हूँ कि हाउ बिग डिसीजन माय मदर टुक। मैं 3 बहनों के बाद बड़ा लाडला सा और बड़ा पैम्पर्ड किस्म का, और मुझे बताते हैं कि व्हेन आई वाज बोर्न इट वाज अ ह्यूज सेलिब्रेशन नेचुरली खुशाब में। 3 बहनों के बाद मलक ज़हूर साहब का जनाब पुत्र पैदा हो गया है। तो मैं सोचता हूँ कि यार मेरी माँ की बहुत बड़ी कुर्बानी थी नहीं भाई, सेंडिंग अ चाइल्ड एट सच अ यंग एज। तो आई वेंट टू बर्नॉल। अंकल मुमताज़ का बहुत एक ज़बरदस्त घर था उधर एबटाबाद में, वहीं से मैं और डॉक्टर साहब चले जाते थे। तो मेरे इनिशियल नर्सरी 1 और 2 वाज इन बर्नॉल। बर्नॉल से मैं क्लास 3 में समहाउ मुझे याद है कि जो बर्नॉल है वो नेशनलाइज हो गया, पहले वो गोरों के पास था। तो समहाउ माय फादर हैड एन इम्प्रेशन कि यार इसका वो स्टैंडर्ड नहीं रहा, तो मैंने अपने बेटे को ना लॉरेंस में डालना है। सो दिस वे यू नो आई जब आप बर्न हॉल में थे तो आपके साथ सलीम बिलाल साहब थे जी। और सलीम बिलाल का मैं आपको बताऊं कि आई वाज इन नर्सरी 1-2, तो वो 3-4 में था। तो जूनियर सेक्शन की जो सीनियर मोस्ट क्लास थी वो क्लास 5 थी। डॉक्टर सलीम की कॉपियाँ पूरे क्लास में सर्कुलेट होती थी, इसकी हैंड राइटिंग, इसकी ड्राइंग, और फिर हर गेम का ये कैप्टन था। अच्छा, वो सच अ ब्रिलियंट क्रिकेट तो आपने डॉक्टर साहब ने हमने इकट्ठी खेली है। तो डॉक्टर साहब वाज माय आइडियल, और मैं हमेशा उनको वो कॉपी भी करता था। बल्कि मुझे याद है कि जब डॉक्टर साहब के मैट्रिक में नंबर आए 707, तो टोटल नंबर नहीं भाई उस टाइम होते थे 900। तो अब हर एक को थी कि यार सलीम ने 707 नहीं है तो सजाद के 700 आते हैं या नहीं। तो हमारे नंबर नहीं भाई 850 हो गए। तब मैंने कहा ये तो किसी ने नहीं पूछना कि जी आपके नंबर कितने हैं, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट 700 मार्क्स। तो थैंक्स गॉड व्हेन रिजल्ट केम ऑन मैट्रिक, तो मेरे इट वाज 738, आई स्टूड फर्स्ट इन लॉरेंस कॉलेज, इट वाज अ ब्रिलियंट सक्सेस। सो कमिंग बैक टू बर्नॉल, मेरा बड़ा मेमोरेबल टाइम है, मेरी बड़ी स्वीट मेमोरीज हैं बचपन की, और वंडरफुल टाइम। इन क्लास 3 आई केम टू लॉरेंस कॉलेज। इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब कि जब आप घर से अलग होते हैं माँ बाप से, इतना छोटा बच्चा, अब जाहिर है एक बड़े भाई के रूप में वहाँ सलीम साहब तो मौजूद थे, लेकिन स्टिल आप, आई कैन अंडरस्टैंड, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड कि आप बहुत तन्हाई महसूस हुई, दिल लग गया था कैसे? सर मैं बड़ा रोता था, और मुझे अपने वालिद साहब से, वालदा मेरी बड़ी स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर थी, एंड दैट वाज द रीज़न कि उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया, और उन्होंने कभी मेरे सामने ये मतलब शो नहीं किया कि उनको कोई मेरे लिए उदासी है। शी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, वेरी डिसिप्लिन्ड। माय फादर वाज अ वेरी लविंग पर्सन। तो मेरी तो जान थी अपने वालिद में, और मैं यकीन करें मुझे जो अपनी यादाश्त में है, मैं हमेशा वालिद साहब के साथ सोता था और हाथ उनकी गर्दन में डालकर सोता। और मुझे कई दफ़ा याद है कि सुबह जब मेरी अगर की आँख खुलती थी तो वालिद साहब अम्मी को बता रहे होते थे कि मैं तो सही सो ही नहीं सका, सारी रात टंगा भरेदा रहा। सो इट वाज अ डीप लव नहीं भाई, और मुझे ऑनेस्टली, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आज मैं दुनिया में कहीं जाता हूँ, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग लव फॉर खुशाब। बर्न हॉल से आगे आप लॉरेंस में आ गया, ब्यूटीफुल टाइम इन लॉरेंस कॉलेज। वहाँ आप अकेले थे? वहाँ मैं अकेला था, डॉक्टर साहब उधर ही रुक गए। डॉक्टर साहब स्टेड इन बर्नॉल, डॉक्टर साहब वहाँ के साथ टॉप। आई केम टू लॉरेंस कॉलेज, बड़ी मेमोरीज हैं, और सबसे ज़्यादा मेमोरीज मेरी हॉकी की हैं। आपको पता है खुशाब में एक बड़ा फेमस, उस टाइम जब आप और मैं यंग थे तो एक टूर्नामेंट होता था, हम सब फॉलो जी, बहुत अच्छा। पर मैं अपने नाजरीन से एक बड़ी मज़ेदार बात शेयर करता हूँ, बड़ी पुरानी बात है। इट वॉज द फर्स्ट मैच मंजूर जूनियर वॉज प्लेइंग एट दैट लेवल। तो फाइनल में ना जी सियालकोट की टीम और PIA की टीम पहुंची। अब PIA की टीम उस टाइम आपको सर पता है कि सारी की सारी जो पाकिस्तान, मंजूर जूनियर, सलीम शेरवानी, शनाज शेख, अख्तर रसूल, एवरीबॉडी, और इधर जनाब एक यंग सा बच्चा शायसा, मंजूर जूनियर उसका नाम, और हम उसको क्योंकि फॉलो कर रहे थे बाकी मैचेस में, तो पूरा क्राउड वाज विद मंजूर जूनियर। वो उठाता है 25 से गेंद डॉज करता जाता है, इधर मुनव्वर जमा, उधर वो दूसरा एक फुल बैक बड़ा, सामने सलीम शेरवानी खड़ा है, टॉप ऑफ डी पे पहुंचकर वो फ्लिक मारता है और वो नेट में, और वो सीन मेरे ज़हन में ऐसा नक्श है ना आज तक कि मैं हर वक्त उसको रीप्ले करके देखूँ। दैट वाज वन ऑफ द रीज़न कि मैं मंजूर जूनियर को बड़ा कॉपी किया, और मैंने जब भी हॉकी खेली तो मैं राइट एंड पे ही रहा। तो ये एक मेरी बड़ी वो यादगार है मोमेंट उसमें। खुशाब लॉरेंस कॉलेज में आप मैट्रिक? सर मैं मैट्रिक में था। मेरी सबसे ज़्यादा यादें 2-3 चीज़ों से वाबस्ता हैं। आई वॉज अ स्टार प्लेयर। मेरे जो टीचर्स थे उनकी फैमिलीज़ मुझे आकर देखती थी, मेरी ड्रिबलिंग, मेरा स्टिक वर्क, एंड आई वाज एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर ऑफ हॉकी। मुझे ख्वाब भी हॉकी की आते थे कि मैंने ये हॉकी लेनी है और मैंने ये मैच खेलना है। और मुझे जो सबसे ज़्यादा रिग्रेट है कि एजिसन कॉलेज के साथ हमारे फिक्सचर्स होते थे। आई केम टू एजिसन कॉलेज, मैच हो रहा, सारे हम मैचेस हार चुके थे। हॉकी का हर एक को पता था कि सजाद की वजह से हमारी टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो सेंटर फॉरवर्ड रज़ा इम्तियाज़ ने मुझे पास दिया, कीपर को मैंने डॉज किया, खाली गोल में मैंने लगाई और वो बाहर चली गई।
और वो फिर पूरे वक्त सब बंदों ने जो है ना, तो हम पाँच जो थे, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, सारे हार के गए। तो हमने कहा कि वापस जाकर क्या जवाब देंगे अपने क्लास फेलोज़ को ना, वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, उस टाइम तो फ़ोन सुनते नहीं कि अब हमारे कितने मैच हैं। तो हमने कहा जी यार 3 वो जीते हैं, 2 हम हारे हैं। तो वो फिर बड़े खुश होने के, यार फिर तो बहुत अच्छा हो गया आपका। तो ये यादें हैं। दूसरा ये है कि 5वीं जमात में मुझे याद है कि मुझे बेस्ट डिबेटर का अवार्ड मिला। वहाँ से मुझे पता चला कि यार मुझ में तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हैं। और मुझे आज भी याद है कि मैंने जो पहली तकरीर नईम भाई की थी, उसका टॉपिक था ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम। तो उसमें फॉर एंड अगेंस्ट थे। तो उसकी एक लाइन मुझे आज भी बड़ी है कि एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ मुझे एहसास होता है कि लाइफ इज़ नॉट फेयर। में जब बंदा गज़ा देखता है, कश्मीर देखता है, लोगों की पेन देखता है, सफरिंग देखता है, इट नोज माई हार्ट एंड ऑनेस्टली आई फील वेरी बैड। तो मुझे लगता है कि यार लाइफ कहीं ना कहीं फेयर नहीं है। बट स्टिल मैंने जो एक लाइन बोली थी ना कि इस दुनिया में आज भी जो सबसे प्यारी चीज़ है वो माँ की मोहब्बत और बहनों का प्यार है। और वो बात मैंने आज तक इतनी दिल में ली है नईम भाई कि आज भी मेरी ये बहनों का प्यार और मोहब्बत है जो मुझे खींच लेता है। अल्लाह ने मुझे 3 बहनें दी हैं। सबसे बड़ी बहन मेरे इस घर के सामने रहती है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। मैं लाहौर जाता हूँ, मेरी दूसरी बहन वहाँ होती है और उसने पूरा एक कमरा सेट किया है जहाँ हर चीज़ उसने मेरे मिजाज की रखी है। सबसे छोटी बहन जो है वो इस्लामाबाद होती है। तो मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि तीनों बहनें आज भी रोज़ाना जब तक मुझसे फ़ोन पर बात ना कर लें, मेरी आवाज़ ना सुन लें, नहीं भाई, ना उनको चैन आता है ना मुझे आता है। गॉड इज़ वेरी काइंड। और एक बात और ऐड करूँ कि सिर्फ बहनें नहीं, मेरे दोनों भाई भी जो है ना, हम और शहजाद, अल्लाह ताला का एक ख़ास अनायत है जी। माशाल्लाह। आप एकेडमिकली मैट्रिक लेवल तक कैसे रहे? अच्छा नहीं भाई, मैं 5वीं 6वीं 7वीं में तो डिबेट्स हॉकी एंड आई वाज अ वेरी मीडियोकर स्टूडेंट। बल्कि मेरे साथ जो मेरा साथ लड़का बैठा था उमर फारूक बरकी, लेटरली जॉइंड आर्मी एंड बिकेम डीजी रेंजर्स, और फिर वो मेजर जनरल भी रहा, और फिर रिटायरमेंट के बाद मेरे ख्याल में आज का इज एम्बेसडर इन श्रीलंका, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो आई वाज अ वेरी मीडियोकर स्टूडेंट। 10वीं 11वीं पोजीशन, पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं। बता रहा हूँ, जब ख्वाब भी हॉकी के थे और डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट होता था इंटर कॉलेज, मुख्तलिफ कॉलेजेस की जब भी इवेंट होते थे तो मैंने स्पीच करनी। और मैं एक चीज़ ऑडियंस को बड़े मज़े की बताऊं कि अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया की कोई बात नहीं। तो वो मैं उसमें रहा एंड द चेंज केम व्हेन आई केम इन क्लास 8 सीनियर स्कूल। वहाँ से मैं थोड़ा सा एकेडमिक्स की तरफ जो है ना वो ज़्यादा। इस दौरान आपके ऊपर मॉनिटरिंग वाले साहब की तरफ से या अम्मी की तरफ से? सर अब देखें जी, अम्मी और वाले साहब तो, अम्मी तो जब मैं घर आता था तो इधर वो साहब ज़रा सर्दियाँ होती थी, आपको पता है लॉरेंस कॉलेज और बर्नॉल में विंटर्स में 3 महीने की छुट्टी होती, तो कज़न्स मेरे स्कूल चले जाते थे, बस मैं इंतज़ार में आता था वो आएँ और हम सारा दिन खेलते थे। लेकिन एक चेंज ये आई कि व्हेन आई वेंट इन क्लास 8 तो मुझे ना खुशाब जोराबाद में एक बहुत फरिश्ता सिफ्त एक टीचर मिल गए, यूसुफ साहब। तो उसका सर फ़ायदा ये हुआ कि मैं अपना सारा जो करिकुलम होता था ना, फॉर एग्जांपल अब मैं 8वीं में आया तो फर्स्ट टाइम मुझे उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, थैंक्स टू माय ग्रेट फादर। उन्होंने उनको ढूंढा, उनकी स्पेशलिटी मैथ्स थी और मेरा टारगेट होता था, उन्होंने मुझे एक टारगेट दिया था कि तुमने सजाद रोज़ाना एक रफ कॉपी ख़त्म करनी। सो बाय वर्च्यू ऑफ दैट मैं जब मैथ्स में अच्छा हुआ, मेरे बाकी मार्क्स अच्छे आने शुरू हो गए, तो मुझे हल्का हल्का इंटरेस्ट हुआ कि यार मैं भी पोजीशन ले सकता हूँ। 8वीं के 4 इम्तिहान थे, मिड टर्म्स थे, सेक्शंस थे, फिर फाइनल थे। 4 में चौथी पोजीशन, 9वीं में 4 में तीसरी, 10वीं के उसमें और कॉलेज में जब फाइनल हुआ तो आई टॉप। सो इट वाज अ वेरी राइट टाइम टू एक्सेल इन माय एकेडमिक्स जब मैंने वहाँ से टॉप किया। एंड देन आई वेंट टू गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर फॉर माय एफएससी। राइट, ओके। और वो आपकी हैंड राइटिंग और वो आपके जो टीचर जिनके हवाले से आप बात कर रहे हैं, इसी वजह से शायद अगरचे उस मौजू पे बाद में आते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि डॉक्टर्स के नुस्खे जो हैं वो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका नुस्खा सारे पढ़ सकते हैं। ये मैं ज़रूर कहूँगा। एक डॉक्टर अल्फुर रहमान साहब का नुस्खा सारे पढ़ सकते हैं और एक आपका, और मुमकिन है कुछ और डॉक्टर्स भी हों, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन आमतौर पर इट्स रियली प्रेटी डिफिकल्ट फॉर अ कॉमनर के। मैं भी जब मरीज ज़्यादा होते हैं तो मेरी भी होती है, लेकिन अल्फुर रहमान साहब का माशाल्लाह पहले और आखिरी मरीज तक एक ही हैंड राइटिंग होता है। वो उनके चूँकि वालिद साहब मौलम रहे हैं और सरगोदा डिवीजन के बहुत मारूफ शख्सियत रहे हैं। डॉक्टर साहब, जीसी में आप जाते हैं तो ये ऐसा ही लगता है जैसे एक यूरोपियन ठंडे मुल्क से अचानक आप सहराई मकाम पे चले गए। हाउ वाज दैट? आई मीन अपार्ट फ्रॉम वेदर, एक मेरा पीसफुल प्लेस जो आज भी पीसफुल है, जो लॉरेंस इकबाल हॉस्टल में, क्योंकि मैं टॉप स्टूडेंट्स में था, तो फर्स्ट ईयर में वहाँ नहीं भाई, आपको ना इकबाल हॉस्टल में डॉर्मेट्रीज मिलती हैं, आप 5 लड़के होते थे, जिनका मेरिट कम होता था उनको उधर होते थे। हमें तो उन्होंने अंदर बड़ा पैम्पर्ड रखा होता था ना कि ये हमारी क्रीम है ऑफ द नेशन, इन्होंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। उसका मेरिट सब ज़ाहिर पहले गवर्नमेंट कॉलेज का मेरिट होता था, फिर इकबाल हॉस्टल का मेरिट होता था।
तो मेरा बाई सीटर था, मेरे साथ एक बड़ा प्यारा है, वो आई स्पेशलिस्ट है कुंजाक का, उससे मेरा आज भी डॉक्टर अशिया से रब्ता है, वी वर टू इन दैट। तो गर्मियों में मैं 1 घंटा वॉशरूम 1 घंटा कमरा, 1 घंटा वॉशरूम 1 घंटा, क्योंकि वो शावर था उसमें, क्योंकि मरी वाले मौसम और फिर उधर तो नहीं भाई। और मरी में भी लॉरेंस कॉलेज वाली प्लेस जो है, लॉरेंस कॉलेज। और फिर मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारी फैमिली ट्रेडिशन है सिंस द टाइम ऑफ माय फोर फादर्स कि गर्मियों में हमारी सारी फैमिली आपको मरी मिलेगी। मैं, अंकल मुमताज, मामू इजाज की फैमिली, मामू इफ्तिखार, एवरीबॉडी यू नो लाइक आवर कजन्स, सरवर है, सूदी है, हम सब जो है ना कजन्स हमारी उधर भी हमने इकट्ठा ही टाइम गुजारा है। लॉट घर ले लेने बड़े बड़े, सारी फैमिली उधर रह रही है। तो हमें तो गर्मियों का पता ही नहीं था कि ये क्या होती हैं, स्पेशली एज फार एज आई वाज कंसर्न। तो वेरी वेरी टफ टाइम। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की बड़ी मेमोरीज हैं, और जो सबसे अच्छी मेमोरी है कि शिफ्ट हो गई हॉकी से टेबल टेनिस, क्योंकि सुबह से शाम तक क्लासेस हैं, फिर आपने सोना है, स्टडी लोड बढ़ गया, हर जिधर देखते हैं हर कोई पढ़ रहा है। और एक मेरा दोस्त है, बड़ा फेमस डॉक्टर है सरगोदा का, डॉक्टर तारिक, ही वाज रोल नंबर 14, आई वाज रोल नंबर 17। वो इतना पढ़ता था कि उसको वहीं पर हमने डॉक्टर का खिताब दे दिया, एंड ही वाज फेमस फॉर डॉक्टर तारिक इवन इन एफएससी। नेशनली फिर वो भी किंग एडवर्ड में आया। ये मुझे पहले पूछना चाहिए था कि आप जब अला तरीन मुल्क के तालीमी इदारों में माँ बाप ने आपको एनरोल करा दिया, तो उनकी आंखों में एक ख्वाब होगा कि हमने बेटे को क्या बनाना है। उनका ख्वाब क्या था और आपका ख्वाब क्या था? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज मुझे याद है मैट्रिक के मैंने पेपर दिए हैं, एग्जाम्स खत्म हुए हैं, आई वाज इन लॉरेंस कॉलेज, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, सारे लोग मरी आ गए हैं। तो मामू इजाज़ अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वेरी वेल कनेक्टेड मैन, एक एजिसन कॉलेज के मैथ्स के प्रोफेसर, उनके बड़े अच्छे दोस्त थे, हम लिंटॉट्स में बैठे हैं। उसने कहा यार मेरा बढ़िया बड़ा लै के इम्तिहान देता। तो उससे उनसे जब प्रोफेसर साहब से गप लगी तो आई टोल्ड देम कि जी मेरे तो 8वीं के बाद आज तक कभी भी मैथ्स में 100 से नीचे नंबर नहीं आए, और मैं मैथ्स 100%, 100 ऑलवेज 100 आउट ऑफ 100, ये तो विदाउट एनी क्वेश्चन। और दूसरा सबसे जो अच्छी बात थी नदीम कि मुझे इतना मैथ्स का क्रेज था कि मैं उस टाइम चॉइस होती थी, आपको याद है जब हम पढ़ते थे 10 में से 5 तो लोग आते तो वैसे ही किताब छोड़ देते, मैं पूरे के पूरे अटैम्प्ट करता था, और मेरा ये चैलेंज होता था कि मुझे पूरा मैथ्स आता है। ग्रेट, एंड ऑल क्रेडिट टू माई मास्टर यूसुफ जो मुझे पहले ही करा। वो प्रोफेसर साहब ने कहा कि यार तुम इतने ही अगर क्रेजी हो मैथ्स के, तो मैं छुट्टियों पर आया हूँ और मैं फारिग होता हूँ सारा दिन, तो आ जाया करूँ। मैंने एफएससी की किताबें ली और एफएससी का पूरा मैथ्स का करिकुलम उनसे प्रोफेसर साहब, वेरी ग्रेट प्रोफेसर, अफजल एजिसन कॉलेज का प्रोफेसर था, बड़ी मतलब उसकी स्किल्स थी, टीचिंग स्किल्स, एंड आई स्टिल रिमेंबर। तो मैं, हालांकि मुझे वो, हम लोग ज़रा नीचे रहते थे, वो मुझे कम से कम 1 किलोमीटर रोज़ ट्रैवल भी करना पड़ता था पैदल किताबों लेकर, और मैं उससे वापस आकर एक लाइब्रेरी थी उधर बैठता था। और मैं ऐसे, तो वो सारे परेशान होते थे कि यार अभी तो तुमने इम्तिहान दिए मैट्रिक के। तो आप सोच सकते हैं कि हाउ क्रेजी आई वाज अबाउट मैथ्स। तो इंटरेस्टिंग ये हुआ कि जब ये डिसीजन हुआ कि जी फॉर्म फिल करने हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज का डिसीजन डॉक्टर सलीम की वजह से था, क्योंकि डॉक्टर सलीम गवर्नमेंट कॉलेज में थे, तो मेरे होंगे वो आइडियल थे, तो मैं उन्हीं के पीछे जाना चाह रहा था। एक आसूदा फैमिली और एक बड़ी ज़मींदार फैमिली, ज़ाहिर है कि कोई पैसे का इशू नहीं है, खूबसूरत खूबरू नौजवान मैट्रिक के बाद अकेला जीसी लाहौर में है, तो यहाँ तो बिगड़ने के बहुत चांसेस होते हैं। तो फिर आप सुधरे रहे? मेरा देखें उसकी वजह एक तो बड़ी सिंपल सी है सर, जब आप लॉरेंस कॉलेज या किसी भी ऐसे पब्लिक इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ एक यूनिफॉर्मिटी होती है, सेम यूनिफॉर्म है, सेम पॉकेट मनी है, हमें पता ही नहीं होता था कि हमारे साथ कोई बड़ा कौन है, छोटा कौन है। एवरी बड़ा वार जजेस के बेटे, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़, बिग पॉलिटिशियन, सिंध के, बलूचिस्तान के, कोई वहाँ नहीं पता होता था। वहाँ पर आपका अपना ही कंपटीशन है, मैं बाबर हाउस में हूँ, ये इकबाल में है, आपस में मैचेस कैसे करने हैं, एकेडमिक्स के नंबर हैं, तो हम एक ऐसी एक फाइट में थे ना। एंड ऑनेस्टली व्हेन आई केम टू गवर्नमेंट कॉलेज, वो स्टोरी बीच में रह गई। बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे मेरी माँ ने कहा कि नहीं, क्योंकि वालिद साहब ने कहा कि ठीक है ये मैथ्स में अच्छा है, इसको इंजीनियर बना देते हैं, हमाद बन जाएगा डॉक्टर, और शहजाद जो है वो आर्मी में चला जाएगा। दिस वॉज द ड्रीम ऑफ माई फादर। आई वॉज टोटली ओपन। और मुझे याद है कि मैंने उस टाइम, हालांकि मैं छोटा था, तो मैंने वालिद साहब से कहा कि जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी 3 महीने की मेहनत ही ज़ाया होगी ना, लेकिन मैं कितना खुशकिस्मत हूँगा अगर मैं अपनी माँ का ख्वाब पूरा कर सकूँ। मुझे तो नहीं पता था, क्योंकि उस टाइम नहीं भाई, ना कोई एंट्री टेस्ट था, ना कुछ, जो था आपके एफएससी के नंबर आने हैं और डिटरमिन होना है। उस टाइम ना चाइना था ना रशिया था, या आप रिजल्ट आता था उस दिन, या आप डॉक्टर होते थे और या आप मरीज होते थे, दरमियान में देयर वाज नो ग्रे लाइन। और फिर माँ का जो ख्वाब था किंग एडवर्ड का, वो जब पूरा हुआ तो आई फील सो डिलाइटेड। अगले पार्ट ऑफ इंटरव्यू में आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने 2-3 दफ़ा डॉक्टरी को छोड़ना चाहा, लेकिन वो मेरी माँ की जो दुआएं थी। मैं फिर उसी सवाल की तरफ आता हूँ कि आज भी मैट्रिक की उम्र के बच्चे को घर से दूर भेजना एक रिस्क समझा जाता है वालिदैन के लिए, कि बच्चा वहाँ जाके स्पॉइल हो जाएगा। जब खास तौर पे एक ऐसी फैमिली, एक ऐसे पेरेंट्स का बच्चा जिनको कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं है, बच्चे ने जो कहना है उसको मिल जाना है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आप नहीं बिगड़े, ये तो सबको पता है,
लेकिन बिगड़ने के चांसेस तो थे सर ना, आपका क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्योंकि लाहौर है। में जो भी आप करना चाहें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, और टॉप पे जब आप अजीम शख्सियत बनना और जब चाहें। आप एक जंगल से देखे ना, लॉरेंस कॉलेज वाज लाइक अ जेल, इट वाज अ जंगल, आप जी, जा नहीं सकते। exactly। गवर्नमेंट कॉलेज में तो कोई पाबंदी नहीं, नहीं कुछ थी, नहीं। आपने बाहर निकलना है, आप रक्षा लें, गाड़ी लें, उस टाइम बार्स भी हैं, सिनेमास भी हैं, everything, साफ you know। ज़ाहिर है। और सबसे बड़ा अनारकली है उस टाइम हमारा बड़ा, और उस वक्त लाहौर में एक अनारकली, फोर्ट्रेस और एक लिबर्टी, बस लिबर्टी, हाँ, ये 2-3 लेकिन प्लेस। देखिए प्रेशर इतना था, स्टूडेंट्स हर कोई पढ़ है, माहौल, तो उसमें बंदा कहता है कि नहीं यार ये जो सारे ही पढ़ रहे हैं तो व्हाई शुड आई वेस्ट। नहीं भाई, आपको ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो सबक मैंने सीखा है ना, हमारे बस में कुछ नहीं है, इट इज़ ऑल द डेस्टिनी। अल्लाह ने नहीं भाई जिससे जो काम लेना है ना। मैं उस दिन किसी बंदे की एक बड़ी खूबसूरत बात सुन रहा था, उसने कहा कि जी अगर अल्लाह ना चाहे ना, नहीं भाई आप सोच भी नहीं सकते। राइट, वेरी राइट। मैं आपको क्लियर करूँ ना, अब आप और मैं कितने दिनों से लगे हुए थे मिलना है, जी काफी अब दिन। किस वक्त ये थॉट आई है कि नहीं यार आज मिलना है? दिस इज समथिंग प्री डिटरमिन्ड। नाजरीन के लिए मैं बता दूं कि मलिक फ़तेह खालिक बंदयाल साहब को उनसे तकरीबन 4-5 दफ़ा फ़ोन मैसेज पे बात हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनसे टाइम नहीं बन पा रहा। तो मलिक साहब अगर आप सुन रहे हैं तो इंशाल्लाह मैं आ रहा हूँ। और फतेह तुम मेरे छोटे भाई हो, नईम को फौरन टाइम दो। नहीं, वो उन्होंने मुझे बताया है, उन्होंने मुझे बताया कि वो जो गंदम की कटाई हार्वेस्टिंग सीजन में उनको एक खास एलर्जी होती है, हाँ। सो ही वेंट अब्रॉड। नहीं, जी प्लीज आपको कंटिन्यू। पता है ना कि फतेह मेरा छोटा भाई भी है और मेरा पेशेंट भी है। सच अ स्वीट। राइट, प्लीज कंटिन्यू सर। कह रहे थे कि अगर अल्लाह ना चाहे तो इंसान सोच भी नहीं सकता। नेचुरली वो थॉट भी इसमें कोई क्रेडिट नहीं कि मैं स्पॉइल नहीं हुआ, बस उस वक्त एक मतलब एनवायरनमेंट ऐसा। देखिए ठीक। इंसान क्या है, मैन इज व्हाट ही थिंक्स। आप पैदा होते हैं, 99% चीज़ें डिटरमिन हो जाती हैं। आप किस सेक्ट में हुए हैं, किस क्लास में हुए हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि जी फलां मज़हब अच्छा फलां, 99% लोगों का नहीं भाई। रिलीजन वही है जो उनके फोरफादर्स, जहां वो पैदा हुआ, द प्लेस वेयर दे आर। सबसे ज़्यादा मैं जिस फिलोसफर से इम्प्रेस्ड हूँ, बर्ट्रैंड रसल से। अब आप देखिए ना कि उस वक्त उसने एक किताब लिख दी, वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। बड़ा काफर किस्म का वो अब आप एक देखिए कि फिलोसफर एक बंदा लॉर्ड फैमिली का है, वर्ल्ड वॉर का ज़माना है, किताब लिख देता है और वो बेहतरीन फिर रहा है। अब उसने उस किताब के पहले सफ़े में क्या लिखा है, उसने कहा कि जी 99% पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड दे आर फ्रॉम द सेम रिलीजन जो उनके माँ बाप का। तो बात अब सच की तो ना रही, वो तो हम अब मुझे ऐसे लगेगा कि यार मैं ही सही हूँ, तो जो किसी और में पैदा हुए हैं वो उसको माने। तो लेसन मैं अब इंटरनेशनल एक्सपोजर पे भी बात करूँगा, हर जगह पर जाता हूँ, ऐसे भी मुल्कों में गया हूँ जहाँ पर एक बंदा भी मुसलमान नहीं था। तो मैंने ये नोट किया सर कि मैटर ऑफ फेथ है, आपका फेथ मजबूत होना चाहिए। और फेथ हीलिंग के ऊपर भी फिर बात किसी टॉपिक पे करें। यहाँ बर्ट्रैंड रसल की बात डॉक्टर साहब ने की, चूँकि माशाल्लाह ही इज़ वाइडली रेड, तो बड़े दिनों से मेरे माइंड में बर्ट्रैंड रसल का एक ऐसे ऑन नेशनलिज्म चल रहा है, और उसमें इसी बहाने शायद इस गुफ्तगू में ही मैं ये जुमले बोल सकता हूँ, अलग से भी लग में शायद ये मैं बात ना कर सकूँ कि जज्बा हुब्बुल वतनी को उभार कर, मैं उर्दू में आ रहा हूँ, जज्बा हुब्बुल वतनी को उभार कर किस तरह कौमों की कौमें बर्बाद होती हैं, किस तरह जंगें होती हैं, किस तरह, तो इसको, इस फीलिंग को वो फेक करार देता है कि एक इन्फ्लेटेड फीलिंग है, छोटे बच्चों को ये एहसास दिला के बाजार ये अब यू नो यू कैन एग्री यू कैन डिसएग्री बट स्टिल, बट और हर शोबे में हर आप इशू में उसको काफिर कह रहे हैं। तो एग्जैक्ट इसी बात को इकबाल कहता है कि इंताजा खुदाओं में सबसे बड़ा वतन है, वाह वाह, जो पैरहन है इसका मजहब का कफन है। अब जंग हुई है, एक इंडिया का मोहम्मद हुसैन और एक पाकिस्तान का मोहम्मद हुसैन, वो तो आपस में लड़ रहे हैं ना मेरे भाई, लड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इन ताज़ा खुदाओं में सबसे, और ये नेशनलिज्म आपको पता है, हिटलर, मुसोलिनी, उससे उभरता अनफॉर्चुनेटली इट्स ऑल ओवर। अच्छा जी, जीसी से हम आगे चलते हैं कि जीसी में जब आपने एडमिशन लिया, वहाँ पे आपने एक अच्छे पढ़ाकू स्टूडेंट्स उनमें शामिल हो, एक एनवायरनमेंट उस वक्त का जीसी तो खैर बहुत ही ज़्यादा एक जेबल था पाकिस्तान के तालीमी इदारों में, तो उस एनवायरनमेंट ने आपको काबू रख ली। माँ बाप की तरबियत जो है, और एक मैं समझता हूँ डीएनए शरीफ फैमिलीज के अंदर वो तो चलता आ रहा है, उसमें तो क्रेडिट चली वो तो है ही। तो मेडिकल का जो है वो आपकी अम्मी का चॉइस थी कि आपने मेडिकल, ओके राइट, और उसके बाद आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ गए और उसके बाद आपने मेडिकल कॉलेज उसमें दाखिला लिया, जो कि पाकिस्तान के अंदर एक एलीट मेडिकल कॉलेज है, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की ज़रा बात सुनाए। अच्छा, किंग एडवर्ड से पहले मैं नहीं भाई आपको एक और चीज़ बताऊं कि आई वाज वेरी पैशनेट। मेरी ज़िंदगी में चंद पैशंस हैं जिसमें पढ़ना ऑफ कोर्स वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी था। पब्लिक स्पीकिंग इज़ माय अनदर पैशन, जिसने मुझे अल्लाह ताला की फजल से बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड किया पूरी लाइफ में। अगर मैं उनका जिक्र करना शुरू करूँ तो यू विल बी सरप्राइज कि यार इतने आप तो डॉक्टर साहब बड़े छुपे रुस्तम हैं।
तो बहुत जगह पर पब्लिक स्पीकिंग हैज़ फेवर्ड मी। एक जो शिफ्ट और आया कि हम सारा दिन डरबे में बंद होते थे इकबाल हॉस्टल में, टफ सा वार्डन था, वेरी स्ट्रिक्ट, अल्लाह उसकी ज़िंदगी करे, आप तो दुआएं निकलती हैं, उस टाइम हम गालियाँ देते थे उसको निकलने नहीं देता था स्टडी पीरियड। तो वहाँ ऑप्शन सिर्फ एक ही थी कि आपने खाना खाना है, कॉमन रूम में एक टेबल पड़ा होता था। ठीक। अब जब हम फर्स्ट ईयर में गए ना तो वहाँ ये होता था कि आपने इंतज़ार करनी है और जब आपकी बारी आएगी आपने खेलना है, आप जीतेंगे तो आप खेलेंगे, नहीं तो हार जाएंगे। अब घंटे बाद बारी आ रही, हार जाना, टेबल टेनिस आती नहीं थी। छुट्टियाँ हुई, घर आई, वाले साहब को दुखड़ा बयान किया, वाले साहब ने दरकान अपना उसको बुलाया, उसको कहा एक बेस तैयार कर, नेट ला देता। इतनी टेबल टेनिस खेली छुट्टियों में कि अगले साल सेकंड ईयर में सिंगल चैंपियन, डबल चैंपियन, ऑल टाइटल्स वर विद मी। और आज भी मैं एट दिस एज में रेगुलर टेबल टेनिस। ग्रेट। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी बल्कि अब उसका स्टेटस हो चुका है, तो डॉक्टर साहब वहाँ दाखिला लेते हैं और जिस तरह की एक जिंदा दिल शख्सियत हैं, रली इनका वहाँ पे बड़ा एक खूबसूरत वक्त गुजरा होगा एक होनहार तालिब इल्म के तौर पे, जिस तरह खुदादाद सलाहियतों के जो मालिक हैं, एक पब्लिक स्पीकर के तौर पे और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट के तौर पे। जी डॉक्टर साहब, कैसा रहा केई का तजर्बा? अच्छा सर, केई का सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह की मेहरबानी है सर, अल्लाह की खास अनायत और मेरी माँ की दुआएं थी जो मैं किंग एडवर्ड में पहुँच गया, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ाई इतनी नहीं हो सकी थी ऑनेस्टली, लेकिन गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। किंग एडवर्ड में पहुँच गए जी। तो सबसे जो पहली याद है कि पहले तो बड़ी खुशी थी, एक्साइटमेंट जब ख़त्म हुई, डिसेक्शन हॉल में गए, मुर्दे पड़े थे और उन्होंने हमें उसमें बंद कर दिया और 3 घंटे उन्होंने कहा जी अब अंदर ही रहना है, बाहर कोई नहीं निकलना। तो हॉरेबल फीलिंग कि यार ये किधर आ गए हैं। एनाटमी पढ़ाते और एनाटमी, वो स्मेल, बच्चियां जो हमारी क्लास फेलोज बेचारी को वॉमिटिंग कर रही हैं, बड़े हम बहाने बनाते थे कि कोई हमें दरवाज़ा खोल के, उन्होंने कहा जी आप मरें जी आप मुर्दों के साथ। और नहीं भाई, आफ्टर 1 मंथ वो स्मेल ऐसे समझ गई कि अब उधर ही गप्पे लगा रहे हैं, उधर ही मुर्दों के साथ खा रहे हैं। तो ये एक पहला एक्सपीरियंस किंग एडवर्ड का मुझे याद है। फिर हॉस्टल की लाइफ और अगेन वेरी कम्पेटिटिव, हर बंदा 12 में से 18 घंटे पढ़ रहा है, इतनी इतनी मोटी किताबें हैं। मुझे याद है ग्रेज एनाटमी की किताब जब मैंने खरीदी तो कोई से उठाई ना जाए, मैं नौकर साथ ले गया कि यार किताब चाक की शरीफ लेके आनी है। सो वेरी टफ टाइम। नेचुरली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का कॉन्सेप्ट नहीं था, किंग एडवर्ड टॉप पे था, कैंटीन जाते थे, बड़ा पोस्टर सामने वेलकम करता था, किंग्स एंड क्वींस ऑल एट के। हम बड़े फूक में आ जाते थे कि यार हम तो बड़े सुपीरियर हैं। और एक्सीलेंट टाइम, मेक अ वेरी हम्बल स्टार्ट, बिल्कुल खामोशी से पहले चीज़ें कि देखी। 3rd ईयर का जो मुझे वाकया याद है कि 3rd ईयर में आपका क्लिनिकल स्टार्ट हो जाता है। पहला दिन था, मेरी इमरजेंसी में ड्यूटी थी, मैं और डॉक्टर सईद जो है वो मेरे दोस्त, हमने जना मोटरसाइकिल लिया, स्टेथ ली कि अब हम डॉक्टर बन गए हैं। इमरजेंसी में ड्यूटी थी, जाकर सईद ने मोटरसाइकिल खड़ा किया, मैं ज़रा ज़्यादा ही उबाला उसमें, अंदर इमरजेंसी में, पुरानी इमरजेंसी थी छोटी सी, तो साथ ही एम्बुलेंस आई। तो अभी व्हेन आई वाज एंटरिंग तो एक वो जो भी वो बॉडी सी थे लेकर जा रहा था, तो खैर वो आवाज़ें आई कि बर्न केस है जी, बर्न केस है। तो उन्होंने वो खैर शेल्टर लगा दिया, कोई खातून थी। इतनी देर में कि जो सीनियर डॉक्टर्स आते तो मैं, क्योंकि वो सारा पहना होता तो उनके अलावा इनकी न जी ज़्यादा मरीज़ है तो देखो। अच्छा मैंने उसको देखा तो उसकी स्किन सारी उतरी हुई, तो 1 मिनट के बाद मैं साथ वाली चारपाई पे बेहोश होकर जो है ना पड़ा। सच अ टेरेबल फीलिंग। तो उससे मुझे रियलाइज़ हो गया कि यार आई एम नॉट फिट फॉर सर्जरी। तो मुझे कोई मेडिकल में ऐसा कोई शोबा शायद ऑप्ट करना पड़े जिसमें सर्जरी से जो है ना। तो दैट वाज द टाइम जब मेरा एक फैसला हो गया था कि अब मैं सर्जन नहीं हूँगा, मैं फिजिशियन हूँगा। तो 3rd ईयर से होते हुए फिर माय पीक वाज व्हेन आई रीच्ड इन फाइनल ईयर। और पीक इस तरह थी कि प्रोफेसर इफ्तिखार साहब हमारे आके नए प्रिंसिपल लगे। हर क्लास का हमारा क्लास फंक्शन होता था, मैं और जस्टिस शफ़ी साहब की बेटी शनाज शफ़ी उसको होस्ट करते थे। शी वॉज़ अ वेरी आउटस्टैंडिंग कंपेयर और मैं उसके साथ होता था हमेशा। तो हमारा जब फाइनल फंक्शन था 4th ईयर का और अब हम फाइनल ईयर में जा रहे थे नहीं, तो दैट वाज द फर्स्ट डे व्हेन प्रोफेसर इफ्तिखार टुक द चार्ज। तो मैंने स्टेज पर जिस तरह उसको वेलकम किया, दैट चेंज माई लाइफ। उसने शाम को मुझे अपने घर बुलाया, अपनी मिसेस को बताया कि इस बच्चे ने मुझे वेलकम किया है, और फिर जो उसने मेरे ऊपर हाथ रखा है ना, दैट वाज ट्रेमेंडस। डॉक्टर साहब, इसके बाद MBBS आपका हुआ और उसके बाद आप किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में ही आप बतौर डेमोन्स्ट्रेटर, प्रोफेसर, डेमोन्स्ट्रेटर का लफ्ज़ मेडिकल कॉलेजेस के में इस्तेमाल होता है, उसको हम यहाँ प्रोफेसर भी कह सकते हैं आम फहम। तो वो तजर्बा कैसा रहा? यकीनन आपके पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स जो हैं आपकी, वो तो सब आगाह हैं उससे, तो वो तजर्बा कैसा रहा? अच्छा नहीं भाई, इसमें ये नहीं है कि मैं कोई अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वजह से डेमोन्स्ट्रेटर हो गया। हुआ ये कि अनफॉर्चुनेटली एक मर्डर हो गया किंग एडवर्ड में। मेरा हाउस जॉब चल रहा था और मुझे इफ्तिखार साहब ने बुला कर कहा कि यार हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, तुम हाउस जॉब छोड़ो और तुम ना वार्डन बन जाओ और हॉस्टल के हालात को संभालो,
तो उसके ज़हन में था कि मैं क्योंकि बोलने वाला हूँ तो मैं मुख्तलिफ ग्रुपों के मैनेज साथ कर लेंगे। डायलॉग करूँगा। अल्लाह ने एक भरम रखा और वो माशाल्लाह हालात काफ़ी स्मूथ हुए। तो मेरे लिए ये बड़ा सरप्राइजिंग था कि सर मेरा तो अभी हाउस जॉब भी मुकम्मल नहीं हुआ। तो उसने कहा आई टेक केयर, मैं तुम्हें जो है ना असिस्टेंट वार्डन लगा रहा हूँ और साथ में मैं डेमोस्ट्रेटर लगा रहा हूँ। तो जो आपने वर्ड सर प्रोफेसर यूज़ किया है वो तो खैर बहुत बड़ा था, लेक्चरर आप कह लें। चलें, तो मैं ठीक है, फिजियोलॉजी ठीक। डिपार्टमेंट में लेक्चरशिप की, वार्डनशिप की, एंड परहैप्स दैट वाज द मोस्ट ब्रिलियंट फेज ऑफ माय लाइफ। और उसमें मुझे याद है कि जब मैंने घर वालों को बताया कि जी मैं तो FM जेम्स करके अमेरिका जा रहा हूँ, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन माय मदर वो बड़ी परेशान हो गई और मुझे कहती हैं कि मेरा पुत्र मैं तो तेना जराज के वेखे ही नहीं, तू 4.5 साल का है तो जूँ तू गया। सो माय फादर वाज वेरी इंटेलिजेंट। उन्होंने कहा ठीक है मेरे बेटा आप चले जाएं लेकिन आप शादी कर लें। तो दिस वाज सॉर्ट ऑफ अ ट्रैप। आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ लक कि आपका पैदा होना, आपकी शादी होना आपके बस में तो थी नहीं। तो आई वॉज प्लानिंग कि यार आई एम अ गुड फिट कि मैं चला जाऊँ टाइमली से। उस टाइम ट्रेंड भी यही था, 2 ही ट्रेंड चल रहे थे उस टाइम किंग एडवर्ड में, या आप एग्जाम देते हैं और बाहर चले जाते हैं और या आप CSS कर लेते। तो एनी बड़ी अर्ली शादी हो गई, अभी हाउस जॉब में ही थे, फैमिली में ही हुई, मेरी खाला की बेटी है। शादी के बाद मुझे लगा कि यार अब नई शादी हुई है, FM जेम्स में आई गॉट अ वेरी गुड स्कोर और मैं अपने ना जॉब को बड़ा एंजॉय करता हूँ। टीचिंग इज़ ऑलवेज माई पैशन। और नहीं भाई मैं अभी भी जहाँ से रिटायर जिस पोजीशन से हूँ, मैं हमेशा आउट करता था कि अगर कोई टीचिंग पोस्ट हो ना तो ताकि मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूँ, उनको अपने लाइफ की एक्सपीरियंसेस बता सकूँ। वो बड़ा खूबसूरत टाइम था। मेरे स्टूडेंट्स इतने हैं, मैं दुनिया के जिस कोने में जाता हूँ, क्योंकि मैंने BDS को पढ़ाया है, मैंने फिजियोथेरेपी को पढ़ाया है, और जो सबसे मेरी प्राउड वो फीलिंग्स हैं कि मरियम भी मेरी स्टूडेंट रही है, मरियम नवाज शरीफ, ये उधर से माइग्रेट होकर आई थी। तो वो फिर बड़ी प्राउड फीलिंग्स थी कि जी आप अपने उसी इंस्टीट्यूशन में जहाँ आप पढ़ते रहे हैं वहाँ पर आप पढ़ाते भी रहे हैं। इट्स अ ग्रेट ऑनर। वेरी राइट डॉक्टर साहब, चूँकि ज़ाहिर है टाइम लिमिटेड है, वैसे तो आपके साथ 3 दिन गुफ्तगू भी होती रहे तो मुझे यकीन है कि इतनी एंगेजिंग आपकी ज़िंदगी और आपके तजुर्बात, लेकिन ज़ाहिर टाइम महदूद है, हमने अभी बहुत से चीज़ें कवर करनी हैं। ये बताएं कि इस सारे अरसे में 4.5 साल का एक बच्चा अपने घर से, अपने माँ बाप से अलग होता है, एलीट पाकिस्तान के इदारों में दाखिला लेता है, उसके बाद GC, फिर किंग एडवर्ड, तो थ्रू आउट आपकी एजुकेशन जो है, फिर आपको एक मर्तबा मिलता है, आपके प्रोफेसर्स आपके ऊपर एक ट्रस्ट, इंतहा का ट्रस्ट करते हैं। इस सारे एपिसोड में ये सारा लाइफ स्पैन जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि 99.99% लोग जो हैं वो मुड़ के तो वापस नहीं आते, मुड़ के तो नहीं देखते। ये आप आज भी जोराबाद बैठे हुए हैं, व्हाट्स दैट? एग्जैक्टली, एंड व्हाई इज दैट? मैंने आपको यही बताया ना कि हमारे बस में नहीं। एक तो जवाब मैंने आपको बता दिया कि इट वाज द डीप लव फॉर माय फैमिली, राइट, क्योंकि मैं दूर हो गया ना जी। तो इंग्लिश की एक फेमस सेइंग है कि एब्सेंस ग्रोज हार्ट फाउंडर, कि दूरी प्यार बढ़ा देती है। तो मैं क्योंकि 4.5 साल से चला गया तो ना टाइम बाबा के साथ गुजारा, ना अम्मी जान के साथ गुजारा, ना बहन और भाइयों के साथ। तो जब मुझे मौका मिलता था, आप यकीन करें, मुझे जब छुट्टियां होती थी मेरी पूरी कोशिश होती कि मैं घर पहुंचूं फ़ौरन। मतलब मेरा कोई और डिज़ायर नहीं थी, ना मुझे कोई इतना फिरने का। मेरी नीड्स भी बड़ी सिंपल सी थी, कोई अच्छी किताब मिल जाए, अच्छी कोई खेलने वाला कोई साथी मिल जाए। साथी अल्लाह ताला ने कज़न्स की फॉर्म में हमेशा दिए रखे। तो इसमें एक तो डेस्टिनी कह लें, फेट कह लें, मैंने कोशिश की निकलने की, मैं आपको बता रहा हूँ, आई वॉज वेरी सीरियस। लेकिन शादी हो गई, शादी के बाद फिर प्रोग्राम रिवाइज़ किया, फिर इधर ही रुक गए। और आज भी अगर आप मुझे चॉइस दें तो मैं ये कहूँगा कि मैं कहीं भी नहीं जाना चाहता जितना प्यार मोहब्बत मुझे अपने इलाके से मिलती है, और मुझे दुनिया में कहीं नहीं मिलती। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि आप जहाँ भी रहे, आप उदासी घर की, फैमिली की, यू आर लकी टू हैव सच अ लविंग फैमिली, और सारे जो हैं। लेकिन मैं फिर उसी नुक्ते की तरफ आता हूँ कि फैमिलीज तो सबकी होती हैं, सबके साथ, लेकिन बड़े शहरों में इस तरह के एक, जिसको हम उर्फ़ आम में 5 स्टार एनवायरनमेंट कह सकते हैं, जिसमें आप रहे, लेकिन फिर भी जो आपका एक तड़प है जो घर के लिए, या इस लैंड एक, यानी तो इस लिहाज से, एक लिहाज से तो बड़ा क्रेडिट है, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूँ कि कितने लोग जब उनको एनवायरनमेंट मिला, जब उनको बड़े शहरों में, तो वो वहाँ के होके रह गए, आप फिर उधर के उधर ही। तो इसमें फैमिली के अलावा आपने बताया कि डेस्टिनी जो है वो भी एक अहम चीज़ होती है। अगर आप किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में अपनी डेमोस्ट्रेटर की जो आपने काम शुरू किया, उसके बाद तो यकीनन आप प्रोफेसर ग्रेड पे होते, तो उस टीचिंग को, मेडिकल प्रोफेशन, फिर आपका पैशन है टीचिंग, यू नो आपके अंदर वो टैलेंट्स हैं, एक मौलम के तौर पे आप आज भी
वो आपकी पर्सनालिटी में एक रिफ्लेक्शन है, झलक है। फिर उस काम को क्यों छोड़ा? जी, उसमें एक अमेरिका आप जा रहे हैं? जी जी, मैं अमेरिका की तैयारी में था, शादी हो गई, प्रोग्राम रिवाइज किया नईम भाई, और फिर जब थोड़ा सा हालात देखे तो मैंने कहा कि यार दो ही तो ट्रेंड है कि लोग बाहर जा रहे हैं या CSS कर रहे हैं। और उस टाइम जब भी CSS का रिजल्ट आउट होता था तो पहली 10 में से 6-7 पोजीशनें डॉक्टर्स होते, किंग एडवर्ड की, डॉक्टर्स की भी नहीं, किंग एडवर्ड की, सारे मेरे दोस्त यार सारे। मैंने भी फिर प्लान, क्योंकि उन्हीं दिनों में मेरा एक लॉरेंस कॉलेज का जूनियर मुशर्रफ रसूल, उससे डिस्कस किया तो उसने कहा सजाद भाई कमाल है, ज़रूर आप अटेम्प्ट करें और कोई मसला ही नहीं है। सो देन इट वाज अ टर्निंग पॉइंट जहाँ पर फिर मैं सारी अपनी वो प्लानिंग की, मेरी तवज्जो फिर आपको पता है इट्स अ टफ अफेयर, सीरियसली स्टडीज़ शुरू कर दी। सारा दिन मुझे याद है लॉरेंस गार्डन की लाइब्रेरी होती थी, वहाँ पर वाले साहब के एक बड़े अच्छे दोस्त शरफगंज साहब बडाली के लाइब्रेरियन थे, AC लगा हुआ, आई रिमेंबर थोड़ा सा बल्कि वजूद था। और लॉरेंस गार्डन की शाम हमने एंजॉय करना, सारा दिन लाइब्रेरी, सामने जिम खाना, ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट। और फिर लॉरेंस कॉलेज, फिर लॉरेंस गार्डन, तो एक खास अटैचमेंट भी थी। तो सर वो सफ़र शुरू हुआ और अनफॉर्चुनेटली आई वाज बीटन एट माय स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट वंस अगेन डेस्टिनी के रिटर्न में माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबरों से जब मैं पास होकर इंटरव्यू के लिए गया तो जो चेयरमैन थे उस टाइम ज़हूर आज़र साहब, उनके साथ somehow देयर वाज अ सॉर्ट ऑफ पर्सनल इनकम्पैटिबिलिटी। तो ज़हूर आज़र साहब को कुछ डिजीज़ थी एडिसन्स, तो उसकी वजह से उनका एक चेहरा बिल्कुल ब्लैक था, और तो शायद रिवेंज था या क्या था, उनको कोई अच्छे चेहरे, अच्छी शख्सियत, बिल्कुल इंटरव्यू भी डिडंट गॉट वेल, तो बहरहाल वो फिर नहीं हो सका। तो देन एंटायर प्लान चेंज। मेरा वो कुछ दिल भी वहाँ से चार्ट हो चुका था, मुझे 4-5 साल थे, फिर फैमिली इधर, बस फिर मैं जो है ना चुप करके वहाँ पर उस वक्त 1 साल का एक कोर्स करवा रहे थे MCPS डर्मेटोलॉजी का, वो बस मैंने करके एक सॉर्ट ऑफ अ शॉर्टकट, और देन आई केम टू माय होम टाउन, खुशाब में आ गया। तो और अमेरिका जाने का प्लान? सर अमेरिका जाने का प्लान तो शादी के बाद फिर कैंसिल हो गया ना, CSS के चक्कर में 3-4 साल हो गए। तो ये एक ट्विस्ट आया, तो ये एक ट्विस्ट आया, यहाँ आके आपने हेल्थ डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया। और हेल्थ डिपार्टमेंट तो नहीं भाई, जब मैं उधर ही था तो इफ्तिखार साहब की मेहरबानी से जब मैंने वो ज्वाइन किया एज अ डेमोन्स्ट्रेटर, मैं असिस्टेंट वार्डन भी रहा, साथ ही पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम भी एक फॉर्मेलिटी सी होती है, वो भी पास कर लिया। तो एम्प्लॉय तो मैं उस जमाने में तो वाकई फॉर्मेलिटी होती थी, तो वो पास कर लिया। सीटें ज़्यादा होती थी, स्टूडेंट्स होते नहीं थे, किंग एडवर्ड के स्टूडेंट्स को एक एज भी होता था, ठीक, तो वो कर लिया। और इधर आकर फिर मैंने, मुझे याद है बाबा मज़हर अल्लाह उनको जन्नत अता करे, वेरी नाइस एंड हम्बल पर्सन, वो MS थे, इधर आकर सर हाज़िरी दे दी, पुराना DHQ था, बस उधर पर वो जॉब स्टार्ट कर। डर्मेटोलॉजी जो है ये आपका शौक, ये आपने बताया कि आप सर्जिकल साइड पे तो सर्जन के तौर पे तो अपने ही अपने आप को फिट समझते थे, तो फिजिशियन और स्किन की तरफ तो लोग नहीं, इतने अवेयरनेस भी नहीं थी और इतना जितना आजकल लोगों में अवेयरनेस है। तो ये स्किन की जो शोबा आपने स्पेशलाइजेशन के लिए इख्तियार किया, तो इसकी कोई ख़ास वजह थी? सर कोई ख़ास वजह नहीं थी। मैं फ्रैंकली जब 4th ईयर में था तो मेरी ड्यूटी लग गई प्रोफेसर ज़ुबैर साहब के साथ। उस वक्त पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बना नहीं था, पूरे पंजाब का जो लोड था वो हमारे मेयो हॉस्पिटल के था, इसका कार्डियोलॉजी का। और प्रोफेसर ज़ुबैर साहब एक बिग नेम, उनकी अपॉइंटमेंट 6 महीने के बाद मिलती थी। तो मेरी जो 15 दिन की ड्यूटी उनकी एज एन असिस्टेंट टू प्रोफेसर लगी, तो मैंने कहा कि यार मैंने तो कार्डियोलॉजिस्ट ही बनना है। प्रेसिडेंट का फ़ोन आ रहा है, गवर्नर का आ रहा है, सेक्रेटरीज के आ रहे हैं, फिल्म स्टार्स के आ रहे हैं, वो मुझे इशारा कर रहे हैं कि यार बताओ मैं नहीं हूँ। मैंने कहा ये बड़ी पर्सनैलिटी है, तो कोई कमाल है इसका। और फिर जब वो एंटर होता था तो जितने डॉक्टरों की टीमें और जो उसका रोब, दबदबा, शख्सियत, पर्सनैलिटी, और उससे मैं इतना इम्प्रेस हूँ कि नहीं भाई, मैं लास्ट ईयर जब आया हूँ तो मैं स्पेशल जाकर, आजकल वो गुलाब देवी में हैं, मैं उनके साथ मिला हूँ और आज भी माशाल्लाह ही इज़ डूइंग फाइन, और उनको मैंने सारी वो चीज़ें याद कराई हैं। तो माई पैशन वॉज टू बिकम अ कार्डियोलॉजिस्ट। तो जब हाउस जॉब की बारी आई, नहीं भाई तो मेरा साफ ज़रा क्योंकि था शौक, तो मैं रोटेशन पे जब कार्डियोलॉजी में आया तो मुझे उन्होंने कहा जी आपका वार्ड वीक है। तो मैंने रजिस्ट्रार साहब से पूछा कि सर ये वार्ड वीक है? उन्होंने कहा आपने पूरा हफ्ता अंदर ही रहना है। मुझे याद है कि जब मैं हफ्ते के बाद मुझे अपने आप से स्मेल आ रही, शेप मेरी बड़ी हुई, क्योंकि वहाँ पर तो इतना लोड था कि मैं सारा दिन डेथ सर्टिफिकेट, कार्डियो वर्जन और पेशेंट्स देखता, और तो मैंने कहा यार इस तरह तो मैं बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाऊँगा। मैंने वाले साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा जी आई एम सॉरी, मैं तो डॉक्टर जो है ना मुश्किल काम है। गर्मियों के दिन तो उन्होंने कहा मेरे बेटे आप रेस्ट करें, आप आ जाएँ इधर ना, मरी आपकी सारी फैमिली, और फिर देख लेते हैं।
मैं 2-3 महीने उधर गुजार कर आया। प्रोफेसर इफ्तिखार साहब का मैं बड़ा चाहता था। उन्होंने मुझे संभाला, बुलाया, प्यार से समझाया, उनको सारी बात बताई कि जी मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, तो कोई ठंडा सा डिपार्टमेंट देख लो। सो मुझे याद है कि मैंने कहा जी सर मैं फिर रेडियोलॉजी जो है ना, एक्सरे राउंड से वो मुझे 1-2 टेक्नीशियंस ने 9 to 5 जॉब। अब आप एक्सरे देखनी है, रिपोर्टिंग करनी है। उस टाइम अभी अल्ट्रासाउंड भी इतना नहीं आया था, MRIs और CT स्कैन का तो था ही नहीं। 15 दिन गुजरे होंगे। एक सीनियर जुबैर मोहम्मद खान, बिग नेम इन कार्डियोलॉजी इन अमेरिका नाउ, सीनियर था मेरा, लॉरेंस कॉलेज में भी हमारा हेड बॉय भी था, और आज भी मेरा एक बड़ा आइडियल फिगर है। तो जुबैर आता है और मुझे कहता है कि ये पागल हो गया, ये तुझे रेडिएशन और ये वो गालियाँ शाली निकाली। उसने कहा तुझे तो कैंसर हो जाएगा। ओहो, ये तो बड़ा खतरनाक होता है ये। मैंने कहा अब तो मारे गया यार। सो देन को मशवरा करके किसी ने कहा यार डर्मा विजिट कर लो ना। तो प्रोफेसर शबीर साहब हमारे इलाके थे, बिग नाम था। तो जब मैं उधर गया हूँ तो फिर मुझे एहसास हुआ है कि यार ये जो है ना मेरी पर्सनैलिटी से बड़ा मैच करता है। ना कोई इसमें कोई इमरजेंसी है, ना कोई प्रॉब्लम है, ना कोई हेक्टिक है। लेकिन मैं एक नुक्ता इतराज़ ज़रूर उठाऊंगा कि सरकारी डॉक्टर्स अस्पताल में मजबूरी भी है हर किसी की। कोई भी हेल्थ चैलेंज आएगा तो कोई कहाँ जाएगा, हॉस्पिटल। लेकिन आज भी सारी ज़िंदगी हमने देखा कि एक लव एंड हेट रिलेशनशिप, लोगों का एक मोहब्बत और नफ़रत दोनों का रिश्ता चल रहा है कि जी सरकारी डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा शिकायत भी हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो सिर्फ वहाँ पे तनख्वाह लेने जाते हैं और स्विच करने जाते हैं अपने प्राइवेट क्लिनिक्स पे मरीज़ों को, और वहाँ जिस तरह लोगों के साथ एटीट्यूड इख्तियार किया जाता है, डॉक्टर तो दूर की बात है, उनके अटेंडेंट्स जो हैं उनकी तरफ से ही मरीज़ों को धक्के मिल रहे होते हैं। तो आप क्या उसी माफिया का हिस्सा थे जिसके बारे में लोगों की राय आज भी वही खड़ी? अच्छा नहीं भाई, वेरी राइटली पॉइंटेड। मैं खुद, मेरा दिल बड़ा दुखता है। पार्टली ट्रू। कोई भी सोसाइटी में कोई एक चीज दूसरे से अलग नहीं हो सकती। राइट। सोसाइटी एज अ होल जब डिके कर रही होती है तो उसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, टीचर्स सारे ही उस नीचे जा रहे होते हैं। मेरा इसके अंदर अभी मैं डायरेक्टर था और मेरा ज़्यादातर कैपेसिटी बिल्डिंग, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग। आप यकीन करें मेरा पूरा फोकस होता था कि मैं उनसे कहता था कि यार आप पेशेंट के साथ हमेशा प्यार से बात करें। और मैं उनको 2-3 बातें समझाता था कि फिजिशियन वो नहीं है अच्छा जो आपको 10 दवाइयाँ, फिजिशियन अच्छा वो है जो आपको बताए कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है कि आपको दवाई की ज़रूरत ना पड़े। दूसरा, डॉक्टर्स में 2 कैटेगरीज अनफॉर्चुनेटली हैं, एक कमर्शियल डॉक्टर्स हैं, एक एकेडमिक। और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि सरकारी हॉस्पिटल में रश इतना होता है नहीं भाई कि डॉक्टर्स की कैपेसिटी से काम बाहर। और जब यू लूज द पीस विद योर ओन सेल्फ, कौन बंदा है, हर इंसान को पता है कि यार इंसान से अच्छा बरतना है, अच्छा बर्ताव कर। जिंदगी का मकसद ही औरों के काम आना है, लोगों का दुख दर्द बांटना है। और फिर जब आप इस प्रोफेशन में आ गए हैं, ये तो मसीहाई का प्रोफेशन। लेकिन होता ये है कि व्हेन डॉक्टर्स दे आर अंडर स्ट्रेस, पैरामेडिकल स्टाफ प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं होते, ग्रूम नहीं होते, तो ये वाकयात होते हैं। और मैं खुद इनसे सफ़र कर, मैं भी कई दफ़ा जब अपने कोई अजीज़ या पेशेंट के साथ ये बर्ताव होता है तो मैं उसको बड़ा दिल से फील करता हूँ कि हॉस्पिटल में लोगों को प्यार मोहब्बत मिले। और मेरा एक सीनियर प्रोफेसर कहता था कि यार अगर आपका मरीज नहीं ना ठीक हो रहा तो उससे प्यार। तो किसी ने पूछा कि सर अगर फिर भी ठीक ना हो तो उसने कहा और ज़्यादा प्यार। देखिए सर, एक बात तो तय है कि शफा मिल जाने बल्ला है। डॉक्टर का रवैया ऐसा होना चाहिए कि मरीज़ जब आए तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, देखें मैं बड़ा प्राउडली अपने आप से, और लोगों को मैंने क्या बताना है, लेकिन मुझे पता है कि कल जब मैं अल्लाह के पास जाऊंगा तो एक चीज़ सर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मैं अपने पेशेंट्स के साथ इंतहाई इंसानियत वाला और हम्बल एटीट्यूड, और उसमें ट्रेनिंग्स में भी अपना ये बताता हूँ कि आप थोड़ा सा मेंटली काम हो जाएं तो आप देखें कि आपका एटीट्यूड कैसे बेहतर होता है। फिर क्योंकि मैं ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ हूँ, स्टूडेंट ऑफ लाइफ हूँ, पैशनेट हूँ आजकल लाइफ की फ़िलॉसफी समझने में। एकार्ट टोले, वन ऑफ माई फेवरेट राइटर, जिसकी किताब मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, पावर ऑफ नाउ। अब नहीं भाई, पावर ऑफ नाउ में वो ये लिखता है कि लोग या तो पास्ट में रह रहे हैं या प्रेजेंट में रह रहे हैं, पास्ट में रह रहे हैं या फ्यूचर में रह रहे हैं। नो बॉडी इज लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें तो आप यकीन करें आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकते हैं। ये आसानी से समझ नहीं आएगी बात लोगों को, हम सबको ये बात शायद आसानी से समझना है, ये इट्स टू डीप। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिनसे आपने, तो वहाँ से लेके आज तक यकीनन जिस तरह आप CSS और मुख्तलिफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपके बचपन के दोस्त, आपके कॉलेज के दोस्त, आपके मेडिकल कॉलेज के दोस्त, यकीनन ब्यूरोक्रेसी में, मेडिकल शोबे में तो ऑफ कोर्स जितने नाम आपने लिए, तो सिविल सर्विस में भी बहुत गए। सिविल सर्विस के बारे में भी मैं कुछ दिन पहले एक सीनियर ब्यूरोक्रेट के पास मौजूद हूँ। एग्जैक्टली उनका जुमला भी यही था कि ये एक जब सोसाइटियल एक डिटीरियोरेशन है जिसको
तो नेचुरली उसमें ब्यूरोक्रेट्स को एक्सेप्शंस नहीं हो सकते। ये डिग्रेडेशन हर जगह पे हमें, आपका इंटरेक्शन आज तक शायद ब्यूरोक्रेसी के लोगों के साथ रहा, कौन से लोगों ने आपको इम्प्रेस किया, या कोई ख़ास, मैं यहाँ नाउ माशाल्लाह आप एक सीनियर पोजीशन पे मौजूद हैं, एनी वर्ड ऑफ एडवाइस? हो सकता है कुछ ब्यूरोक्रेट्स, यंग ब्यूरोक्रेट्स या एस्पायरिंग ब्यूरोक्रेट्स सुन रहे हों, कुछ आप अपने दोस्तों के नाम तजर्बा ज़रूर बताएं मुख्तसर, और then to deliver a message to the youngsters who are aspiring to become a bureaucrat. अच्छा देखें, ब्यूरोक्रेसी का प्रॉब्लम ये है कि ब्यूरोक्रेसी जो है ना, उसमें से 90% लोग एक ख़ास किस्म के हॉल में रहते हैं, एक ख़ास किस्म के कम्प्लेक्स में रहते हैं और उससे नहीं निकलते, और वो वही नॉर्म्स फॉलो करते हैं जो ब्रिटिशर्स ने इसका एक कॉन्सेप्ट दिया था ब्यूरोक्रेसी को, कि जी आपने मिक्सअप नहीं होना और आपने एक रोब दबदबा कायम रखना है, और इसकी जो बेसिक स्पिरिट ऑफ द सब्जेक्ट थी, नेचुरली बाहर के बंदे थे, इट वाज टू रूल। अब मैंने ये देखा है कि छोटे शहरों में और स्पेशली पसमानदा इलाकों में हम डिपेंडेंट हो जाते हैं कि जब कोई अच्छा ऑफिसर आता है हालात बेहतर हो जाते हैं, जब कोई बुरा ऑफिसर आता है तो फिर हालात जूं के तुम हो जाते हैं। अब अच्छे और बुरे में फ़र्क क्या है? ये नहीं है कि खुदा न खास्ता उनकी कोई पर्सनैलिटी में होता है, वो सिर्फ होता ये है कि ब्यूरोक्रेसी में वो ऑफिसर्स जो कमज़ोर लोगों के साथ खड़े होते हैं, जो उनकी बात सुनते हैं, जो दिलचस्पी लेते हैं, जो इलाके की डेवलपमेंट की बात करते हैं, और जो कुछ लोकल लेवल के ऊपर कुछ सिविल सोसाइटी के बंदों के साथ इन टच रहते हैं जस्ट टू टेक अ गुड फीडबैक, तो दे आर वेरी सक्सेसफुल। फॉर एग्जांपल मैं आज भी कहता हूँ, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को शाब में आए, किसी ने इतना काम नहीं किया जितना शायद अशरफ तारड़ साहब ने किया। वेरी क्लोज एसोसिएशन, सच अ फैंटास्टिक एडमिनिस्ट्रेटर। मेरा ख्याल में आप मैं गिनाना शुरू करूँ, शायद अशरफ पार्क, डबल, पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर जगह उन्होंने अपना निशान छोड़ा है। मुझे एक दिन उनका शाम का फोन आया कि सजाद यार एक घर में इतने माजूर हैं, हम क्या कर सकते हैं? रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया, डायलिसिस सेंटर बनाया, डीएच की इनॉग्रेशन की। सो आप देखिए इतने छोटे टाइम पीरियड में उन्होंने इतना नाम बनाया। फिर खुर्रम शहजाद साहब रहे हैं, अनदर वेरी डायनामिक ऑफिसर। अब इनकी क्या ब्यूटी थी? ये वो बंदे थे जो पैशनेट थे, काम करते थे, कोई बंदा दफ्तर के उधर बाहर नहीं, कोई बैरियर नहीं था। तो कहने का मतलब है कि ये दो जो ऑफिसर्स थे फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, दे आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट। शायद से मेरा आज भी राब्ता है, खुर्रम से भी मेरा है, और पुलिस सर्विस में दोनों रिलेटिव्स हैं। अबू बकर से मेरी वैसे अटैचमेंट थी क्योंकि मैं और वो तकरीबन लॉरेंस कॉलेज हसन अब्दाल के कनेक्शन निकल आया, गुड फ्रेंड्स। और फिर वकास, वो फिर किंग एडवर्ड में मेरा स्टूडेंट निकल आया। तो अब पुलिस में क्या है? अब देखें ना जी, एक बंदा आपके पास आता है, अगर आप उसको कहें कि नहीं जी ये तो पुलिस वाला काम ही नहीं है, हालांकि देखें आपने एक बंदे को बुला कर कहना है कि वो इसकी ज्यादती ना कर, तो उसमें क्या इतना बड़ा है, और वो कितना उससे बच जाता है। तो सब कहने का मतलब होता है कि हैव और हैव नॉट्स के दरमियान जो थोड़ा सा तफरीक रखे, जो थोड़ा सा आवाम में घुले मिले। तो अच्छे ऑफिसर्स की निशानी यही होती है कि जब वो जाते हैं, आज भी हम देखें, शायद अशरफ साहब 2000 की बात है, आज भी हम उनको याद कर रहे हैं, राजा खुर्रम साहब को याद कर रहे हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड आपकी बात को काटते हुए माजरत के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि शाहिद अशरफ पार्क का नाम मैंने सजेस्ट, बिकॉज आई वाज मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी, और मुझे याद है कि उस मीटिंग में शायद साहब इतने नाराज़ हो गए थे कि उठ के वो कमरे से निकल गए थे, और मुझे आंख घूर के और नाराज़ होके मैंने कहा नहीं, मैं आई एम विटनेस कि आप इस डिस्ट्रिक्ट के लिए कितना काम, कितने पैशनेट होकर कर रहे हैं। और वो नाम जो है उस वक्त डीडीसी की मीटिंग में वो नाम मंजूर हुआ, शाहिद अशरफ पार्क। लेकिन मुझे इंतहाई सदमा हुआ, आज तक मेरे अंदर ये मौजूद है कि एक सरकारी नौकर, मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ, मैं अफसर नहीं कहता, कि ऊपर से चिट्ठी आई, ये पिछले दौर की बात है, अब यहाँ के खातून एक डीसी थी कि जी पार्कों का नाम कश्मीर पार्क रख दें। अब अल्लाह की बंदी को नया डेवलप कर लो, कोई और किसी और छोटे मोटे को सरकारी एक तुमने भुगताना है। जिस बंदे के नाम से आज भी पूरा जिला जो है वो उसको याद करता है, उसकी सर्विसेज, तुमने उसी का पार्क का नाम चेंज कर दिया। शायद साहब बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे रहे, लेकिन वो आपको पता है वो एक दरवेश मंच है, और वो नाम जी उस पार्क का कश्मीर क्यों भाई, क्यों कश्मीर के नाम से? बाकी मैं अब्जर है, आई एम नॉट गोइंग इनटू पॉलिटिक्स, और मैं आपकी बात सेकंड करूंगा कि शायद खुद नुमाई वाला तो बंदा है ही नहीं, उनके अंदर है ही नहीं। और अभी भी आप देखें कि ही इज एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर फॉर द स्पेशल इनिशिएटिव्स, डूइंग ट्रेमेंडस जॉब, और किसी को पता ही नहीं, वो मीडिया वगैरह से दूर रहते हैं। आई नो, यू नो, एवरीवन नोस। लेकिन ये तकलीफ होती है इस तरह के सरकारी नौकरों का रवैया। एक चिट्ठी आई कि जी कश्मीर पार्क रख दें, उन्होंने क्या किया कि जब वो बंदा जिसने दिन रात खड़े होके और मतलब वो एक मेहनत करके एक पार्क और उसके नाम से सरकारी तौर पर मंजूर शुदा नाम को डिस्ट्रॉय करने का क्या मकसद है? कोई और किसी मोहल्ले का पार्क का बोर्ड लगा के तुमने ऊपर चिट्ठी भेजनी, फोटो भेजनी, ये हमने जी कश्मीर पार्क रख दिया। तो ये इस तरह का दुख भी लगता है जी। बिल्कुल सही। ये नहीं कि मैं उसमें वो उसका जो एक इनिशिएटिव था या उसमें मैंने सजेस्ट किया था
लेकिन मुझे आज तक मैं जब देखता हूँ मुझे तकलीफ होती है। यानी डॉक्टर साहब ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट नुक्ता मैं चाहता हूँ कि आज ऑन रिकॉर्ड आ जाए। आपने अभी 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 हमने आपके प्रोफेशन के हवाले से, आपके फॉरेन विजिट्स के हवाले से बात करनी है। आई एम श्योर दैट वुड बी वेरी एंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग। लेकिन एक तकलीफ दे वाक़या आपकी इजाज़त से, आपके बहुत ही प्यारे अबू इस दुनिया से रुखसत हुए और उसके पीछे बहुत सी ऐसी चीज़ें तकलीफ़ दे। मुझे याद है आप ज़ारो कतार रो रहे थे जब हम आपकी हवेली में फ़ातिहा ख़ानी, और जिसमें आपको बीइंग द एल्डेस्ट सन आपको वो ज़िम्मेदारी दी, एक पगड़ी के ऊपर, जी पगड़ी आपके पहनाई गई, आपकी आंखों में आंसू। मैं चाहता हूँ कि आपकी वसातत से वो ऑन रिकॉर्ड आ जाए, क्योंकि आज तक लोगों के अंदर मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं और कुछ ज़िम्मेदार लोग ज़िम्मेदारी से बात करते हैं और कुछ जैसे हमारे माशरे का रवाज है। तो आई वांट यू टू टेल अस समथिंग अबाउट दैट एक्सीडेंट। आई एम सॉरी कि आपकी मैं वो एक तल्ख और तकलीफ दे वाक़या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बट स्टिल आई वांट इट टू बी ऑन रिकॉर्ड। नहीं भाई, वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल, मैं आपको बताया कि मैं सारी उम्र बाहर रहा, वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और वैसे ये नहीं कि टू माई हार्ट, और माई फादर वॉज सच अ ग्रेट मैन कि उन्होंने सारी उम्र लोगों की खिदमत। लोग उनको काम कहकर भूल जाते थे लेकिन उनको नहीं भूलता था। और 5 वक्त की नमाज, सच अ जेंटलमैन, डिसिप्लिन, एक एक चीज़ लिखना, नोट करना, और हमारे लिए बेस्ट चीज़ लेकर आना। लाहौर में अगर कोई ड्राई फ्रूट बीटन रोड का है तो वहाँ से आ रहा है, कोई बेकरी कोई टॉप की है तो वहाँ से चीज़ें आ रही। वेरी पैम्पर्ड, और बड़ा उन्होंने प्यार किया। इतनी शफीक पर्सनैलिटी। इट वॉज नॉट द लॉस ऑफ आर माई फैमिली और आहिर फैमिली, इट वॉज लॉस ऑफ एन एंटायर एरिया। एक बहुत डायनामिक सोशल वर्कर थे और एक बड़ी भरपूर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। एंड इट इज़ सो पेनफुल। लेकिन बात वही है ना जी कि हर बंदे ने नहीं भाई जाना है, उसका तरीका भी लिखा हुआ है। मुझे मंसूर हिलाज की वो याद आती है कि जन व्हेन ही वाज गोइंग टू डाई तो उसने कहा कि अच्छा अब तुम इस रूप में आ गए हो तो मैं तुम्हें जान गया हूँ। ज़िंदगी का हर पल नहीं भाई, ये अल्लाह की अमानत है। द वे उसने लिखा है तो इसके ऊपर आपको मैं क्या बात करूँ। इट वॉज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और समझें कि एक अपना फैमिली मेम्बर ही जिनसे हमने इतना प्यार किया, हमारे पड़ोस में थे। आई डोंट नो, हमारी मेडिकल साइंस में नहीं एक वर्ड यूज़ होता है इडियोसिंक्रेसी। और इडियोसिंक्रेसी होता है कि आपने एक पेशेंट को एस्प्रिन दी और उसकी डेथ हो गई। अब दिस रिस्पॉन्स इज़ नोन एज इडियोसिंक्रेटिक। अब मैं लेट्स से मेरा मुलाजिम है, मैंने उसको कहा है कि चाय लेकर आओ, तो चाय ठीक नहीं है तो मैंने उसको कुछ सुना दी है तो उसने मुझे फायर मार दी। अब दिस इज़ एन इडियोसिंक्रेटिक रिस्पॉन्स, यू नो, कि हमने तो कोई ऐसी इतनी बात नहीं की थी। इट वॉज सॉर्ट ऑफ एन इडियोसिंक्रेटिक रिस्पॉन्स कि एक इलेक्शन है और उसमें एक बंदा हारता है एंड देन ही बिकेम सो रिवेंजफुल कि फिर वो कोई बंदा हायर करता है। इट्स अ वेरी पेनफुल स्टोरी। और बड़ी दफ़ा नहीं भाई ये ज़हन में आया कि यार डॉक्टरी छोड़ें, बस अब बदला लें, ये क्या है। लेकिन फिर सोचा कि यार डॉक्टर अल्लाह ने बनाया है, डॉक्टर का काम जान लेना तो है नहीं, तो जान बचाना है। तो ये कश्मकश चलती रहती है ज़हन में। बड़ी मुश्किल से अपने आप को कभी राज़ी कर लेते हैं, फिर कभी आ जाता है। और आप बड़े थे और आपकी तो ज़िम्मेदारी दोनों छोटे भाइयों के लिहाज से उनको केयर करना, फैमिली को। माय मदर वाज इन डीप ट्रॉमा। फिर सोचता था कि यार अगर ये कर लूँगा और मैं चला जाऊँगा तो फिर इनका क्या बनेगा। सो अल्लाह ने कुछ हिम्मत दी, थैंक्स टू कोई माय रिलीजियस मेंटोर्स जिनको मैं बड़ा फॉलो करता था। फिर उन दिनों में एक किताब ने मुझे बड़ा हेल्प किया, व्हेन बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, हैरल्ड कृष्णर की। तो वेरी वेरी पेनफुल नहीं भाई। तो बस वो फिर वालिद साहब का वेल कनेक्टेड थे, बड़े बंदे आए कि सर हमें हुक्म करें, यार छोड़ें बस ठीक है। ये इस मौके पे मैं शायद बीइंग ए जर्नलिस्ट आई शुडंट कमेंट, बट स्टिल मैं आपकी ये इतनी ज़ाती ज़िंदगी का इतना दुख का ये वाक़या है, मैं आपको खिराज तहसीन पेश करूँगा कि इतने बड़े सदमे को देखने के बाद भी जिस तरह अपने आप को कंपोज रख के, हालांकि ये वो मकाम होता है जब ख़ानदान के ख़ानदान उजड़ जाते हैं, आपकी तालीम, आपकी शख्सियत, न कुछ भी हो, आप जो कुछ भी हों, इंतकाम कुछ इस तरह जहन पे सवार होता है कि फिर कुछ याद नहीं रहता। और फिर एक इतने लविंग फादर का इस तरह दुनिया से ऑल ऑफ ए सडन रुखसत हो जाना, तो उस हालत में भी अपने आप को संभाल के रखना, अपने दोनों छोटे भाई आपसे भी ज़्यादा जज्बाती, तो मैं यकीनन ऑन रिकॉर्ड आपको मैं सैल्यूट पेश करता हूँ कि अपनी फैमिली को किसी भी मुस्तकबिल की अल्लाह ताला आपके वाले साहब की मगफरत करे। जहांगीर बदर, पिराचा, नाहिद मेरे सर हो गए यार, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो मैं आपको कहता हूँ कि मरियम हमारा एसेट है। मरियम में इतना एक टैलेंट है। अली वेरी डायनामिक, वेरी इंटेलिजेंट है। लेकिन चीज़ साहब की ये जो बात की जी शहजादे हैं मिलते नहीं है, मैं थोड़ा सा उससे डिसएग्री। देखें वैसे हम इस पे आहिर खानदान का मौका बड़ा क्लियर है, हम शदीद शर्मिंदा हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि प्लीज़ अपना थॉट प्रोसेस चेंज करें।
इन दानों को प्लीज चेहरे पर ही रहने दें, अपने दिमाग पे इसको सवार मत करें। डॉक्टर साहब, मैं अगले सवाल की तरफ जाता हूँ जो आपके फैमिली के हवाले से ही है, आपकी बरादरी के हवाले से। मुझे याद है बचपन से लेके आज तक, क्रिकेट ग्राउंड से लेके स्कूल तक, कॉलेज तक, मरी के माल रोड और संगतें, बहुत से आपकी फैमिली के मलिक नसीम साहब, मेरे नाना से उनका जाती ताल्लुक था, मेरे मामू के साथ उनका एक भाईचारा था, और जिस तरह मेरा आज भी मलिक अली साहब के साथ है। मुझे नहीं याद मलिक यूनुस साहब ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप मंसूर साहब हमारा दोस्त है जाती, मसूद साहब डेनमार्क में हैं, यू नो मलिक सरवर साहब हैं। मुझे बाकी यंगस्टर्स बहुत से उनके मैं नाम नहीं जानता। मुझे नहीं मालूम कि किसी ने किसी के पैसे देने हो इस शहर में। मुझे नहीं मालूम कि किसी ने किसी के रकबे के ऊपर, मकान के ऊपर कब्जा किया हो। मुझे याद नहीं कि किसी ने कोई अलग से कोई ज्यादती जुल्म किया हो। इसके बावजूद ये परसेप्शन जो है, मैं बड़ा क्लियर नंगा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, ये परसेप्शन के आहिर अच्छे लोग नहीं है। अगर ये कहूं कि आपको मैं एक स्पोक्समैन ऑफ द फैमिली, आपकी तालीम, विजडम, एक्सप्रेशन, क्या आज कमेंट करेंगे? अच्छा, पहले तो नहीं भाई, मैं 100% एग्री करता हूँ कि परसेप्शन बिल्कुल है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, जैसे आपने कहा कि हमने किसी से ज्यादती नहीं, इससे बड़ा क्या जुल्म होगा जी। मैं इतना बड़ा वाक्य के बाद भी किसी बंदे के लिए कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं। अच्छा, अब ये परसेप्शन क्यों है? परसेप्शन इस तरह होता है नहीं भाई कि आपको पता है कि आप जोराबाद जहाँ बैठे हम, ये मुज़ाहिरपुर है, ये है जी, इट्स ऑन रिकॉर्ड। इट वाज टेकन फ्रॉम आवर फोरफादर्स। एग्जैक्टली। इजाज कानूनी, नसीम कानूनी, इल्ताफ टाउन, इफ्तिखार टाउन, आसिफ टाउन, कौन है ये? आहिर है। अब लोग पढ़ लिखे हैं, तो एक जो मालिक और किराएदार की एक खास रेवलरी होती है, खुदा वास्ते का बैर होता है। ठीक। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। आप एफ्लुएंट हैं, देखें नहीं भाई, हमेशा पत्थर जो है ना वो फूलदार दरख्त भी बरसते हैं। अब कीकर पे किसी ने क्या पत्थर मारा? आहिर फैमिली आसूदा है, सारे सोखे हैं, और कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला ने हमेशा हमें कोई अच्छा एक रोल में भी रखा। स्टार्टिंग फ्रॉम अंकल मुमताज, क्या उस अल्लाह ताला ने शख्सियत दी, विजडम, काबिलियत, चेयरमैन रहे हैं, और खुशाब की एक गली जैसे साफ होती। मलिक नसीम अहमद आहिर, सच अ बिग नेम, इंटेलेक्ट। और अंकल नसीम ये रहा, मुझे याद है कि एक दफा इन्होंने कोई स्पीच करनी थी आर्मी जनरल से, तो जुनेजो रिफ्यूज्ड। इन्होंने कोई 1 घंटा कोई एक्सटेम्पोर, सडनली ज़िया साहब कॉल एंड आस्क, आहिर जाओ और वो करो। और आप ये देखें कि इतना ट्रस्ट था ज़िया को कि मिजाज बना हुआ था कि जो समरी जाती थी ना मिनिस्ट्री की, मिस्टर आहिर, तो राइट फ्रॉम फिर मलिक इजाज़, ये तस्वीर इधर लगी हुई है। यारों के यार आए कि बेनज़ीर जो हमारे घर जिस तरीके से आई, और नहीं भाई यकीन करें, बेनज़ीर जो टाइम हमारे घर उसने गुजारा है, उसमें मैक्सिमम टाइम शी वाज टॉकिंग विद। और जाते उसने स्पेशल गया कि डॉक्टर साहब आपने आना है, और व्हेन शी लेफ्ट तो जहांगीर बदर, पिराचा, नाहिद मेरे सर हो गए कि डॉक्टर साहब आप तो बहुत बड़े सियासतदान भी हैं। तो मैंने कहा जी मैं पता नहीं सियासतदान हूँ तो नहीं, मैं बड़ा अच्छा डॉक्टर भी हूँ, आप जरा मुझे किस चेक भी कराए। तो कहने का मतलब है हर एक के साथ इंटरेक्शन रहा, हर एक फैमिली के साथ, इमरान खान के साथ बड़ी एक्सक्लूसिव कोई मुलाकातें रहीं। तो किसी न किसी रंग में अल्लाह ताला ने एक रोल दिया है। तो लोग जब ये देखते हैं कि यार ये इधर हैं, सारे सोखे भी हैं, तो वो एक सॉर्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट ऑफ जेलसी जो है ना, यकीन करे वो है। अदरवाइज मैंने देखें बिरादरी में, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि सारे ही हाजी हैं या सारे ही जबरदस्त, ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा नहीं होता। और एक जो पर्सनैलिटी इस वक्त बिरादरी की जो मैं मेंशन करूंगा वो मलिक सरवर आहिर साहब है। उन्होंने 10 साल जो नेशनल असेंबली में सर्व किया है, एवरीबॉडी नोज, यकीन करें यार, चल हम्बल पर्सन। और नहीं भाई, हमें कराची में काम हो, हमें क्वेटा में हो, कोई सेनेटर, कोई एमएलए, हर एक का पर्सनल नंबर। और आज भी वो सरवर साहब को फोन करके कह रहे होते हैं, सरवर हो गया, मलक हमाद आज तक ऑलवेज अवेलेबल फॉर द पीपल, मलक शहजाद। जिस दिन से सर पीटीआई का हमने ज्वाइन की हमारी बिरादरी ने, मुझे याद है खुशाब हमारी हवेली में फंक्शन हुआ, फिर उसके बाद मीनारे पाकिस्तान का फंक्शन, उस दिन से लेकर आज तक मलिक शहजाद साहब ने जो कुर्बानियाँ दी, जितनी सेक्रीफाइस की, हर फंक्शन में मौजूद रहे, हर इसमें डोनेशन दी, तो बाकी फिर सारे, कहने का मतलब है थ्रू आउट। लेकिन ना मलक हमाद ना मलक शहजाद कोई खुद नुमाई का शौक नहीं है, कोई उनको ये नहीं है कि तस्वीरें बनानी है, आजकल ये ड्रामे करते हैं, चुप करके सब अपना काम करते हैं। मेन स्पिरिट वो है कि लोगों की खिदमत कैसे करनी। लेकिन फिर भी लोगों में अगर ये परसेप्शन है, तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह वो परसेप्शन निकाले। तो बात वही है कि पत्थर से फूलदार दरख्त पे गिरते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे जरूर नाम लूंगा भाई निसार साहब का। और जनरल मैंने हर गरीब अमीर के जनाजे पे देखा उनको, मैंने हर फातिहा खानी में जहाँ आई हैपन टू बी देयर वहाँ मैंने उनको देखा। इतने हम्बल लगता ही नहीं कि
एक बड़े घर के ये चश्मो चिराग हैं। तो ये चीजें हैं, ये जो मैडम ने पार्टी चेंज की है ये शायद। सर हम इस पे आहिर खानदान का मौका बड़ा क्लियर है, हम शदीद शर्मिंदा हैं और जब से उसने ये हरकत की है मुझे नहीं पता कि हमारे में से कोई भी उसके साथ राब्ते में है। हमारा टोटल उससे बाइकआउट और ये जुल्म की इंतहा हुई है। इससे ज्यादा कहाँ वाले नसीम साहब जैसे प्रिंसिपल शख्सियत तो और जिसका एजाज को देखें सर, लाइफ फॉर पीपल्स पार्टी, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि स्पेशली यार आप देखें तो सही कि आपको कहाँ से कहाँ तक किसी बंदे ने पहुंचाया। और नहीं भाई मैं आपको एक और बात बताऊं, इस जमाने में था ना कि पॉलिटिकल सिनेरियो क्या था यार, ये बंदा कितना काम कर रहा है। अब मैं जिले में अगर किसी बंदे को सबसे ज्यादा टैक्टफुल, जीनियस और इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन समझता हूं, मलिक खुदा बख्श। क्या बात है यार, नो व्हाट पॉलिटिक्स इज। जिस पे हाथ रखते थे मट्टी को भी सोना कर दिया। और बड़े मजे की बात है, 2 साल पहले मेरी मलिक साहब से ना बड़ी लंबी नशिस्त हुई है हमोका में। साहब खान टेवाना साहब की बेटी की शादी थी, तो बाई चांस मैं और मलिक साहब ही थे, एक्सक्लूसिव यार। क्या बात है मलिक खुदा भाई, लव दैट पर्सनैलिटी। नईम अमान हमारे दिलों में है, कोई शक। इससे बड़ा नाम अभी मैं उमर असलम के बाद अब हसन के अंदर वो करंट है, थोड़े से टाइम में जो उसने डिलीवर किया है। तो एक यंगस्टर ये पीटीआई का ये और एक सामल, ये डायनामिक पर्सनालिटीज है ना, दिल खुश होता है जब हम देखते हैं कि खुशाब को ये लोग रिप्रेजेंट कर। तो कमिंग बैक टू मलक निसार की यार, आप देखें ना उससे ज्यादा हम्बल बंदा आपने देखे पूरी फैमिली में। सर हमारा कोई खुशी गमी हो अल्लाह उसको जिंदगी दे, क्या वो जब और नॉट फॉर आवर फैमिली, पूरे इलाके में पूरे इज अ ब्लेसिंग। गरीब अमीर के कमिंग बैक टू योर प्रोफेशन, जब आप सिविल हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जौराबाद में, तो पुरानी यादें अच्छा लगता है। शायद अब उस उम्र में पहुंच गए हैं कि जब हम माजी में लौटते हैं तो अच्छे प्यारे लोगों को याद करना। कुछ नाम बताएं, बहुत से सलामत हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, बड़े मीठे लोग थे। सर साहब जरे बड़ी यादें हैं खुशाब हॉस्पिटल की। आप बताएं जब मैं आऊँ तो सबसे पहला नाम मजर का आता है, लेकिन जो पर्सनैलिटी खुशाब में जिससे मैं सबसे ज्यादा इम्प्रेस हूँ डॉक्टर नासिर खान है। अपराइट, ऑनेस्ट और दलेर आदमी है। और जो सबसे बड़ा संगे मील जो मेरा डॉक्टर नासिर के हिस्से में आया, तो डॉक्टर नासिर वाज एमएस एंड आई वाज द फोकल पर्सन एंड शायद अशरफ वाज द डिप्टी कमिश्नर और डीएचक्यू हॉस्पिटल, जो कि 20 साल से आपको पता है कि खुशाब की आवाम को कोई इतराज नहीं था। डीसी ऑफिस चला गया, कोई मसला नहीं है, एसपी ऑफिस, अस्पताल नहीं यार देना चाहिए, ठीक है। अंकल नसीम ने कोशिश की, इमाम मुजाज ने की, किसी से नहीं हुआ। सुकुरा डाला जी शायद अशरफ साहब के नाम, जो बड़ी मजेदार ट्रायंगल। हाय हाय परवेज खुशाब, हाँ नासिर साहब, ये नासिर को पता था कि मेरी फ्रीक्वेंसी मिलती है शायद से। उसने यार रोज मीटिंग्स होती हैं, तू जान शायद 10 जावे। पूरे हॉस्पिटल का नक्शा, एक एक कमरा, पूरा दिन रात मेहनत करके इनॉग्रेशन। अब परवेज मुशर्रफ साहब अशरफ साहब के जो अंकल थे, ही बिकेम द प्रेसिडेंट। रफीक तारड़ साहब, एंड थैंक्स टू परवेज मुशर्रफ, उन्होंने टाइम दे दिया सर, इट्स अ बिग ऑनर। अब मेरा सर जब आई वाज पोस्टेड इन कायदाबाद, तो मेरा आर्मी से एक फड्डा हो गया, उन्होंने मेरे नौकरों से बदतमीजी की, तो मुझे जोश आ गया। और मेरे वाले साहब का एक बड़ा मशहूर वाकया है कि बुलवाल में उन्होंने एक सर्विंग ब्रिगेडियर को, उन्होंने ब्रिगेडियर साहब ने कोई नौकर के साथ बदतमीजी की, तो मार्शल लॉ के दिन थे, तो वाले साहब ने कहा कि लाओ हथकड़ी ब्रिगेडियर साहब को पेश करो कटहरिच। आपके वाले साहब उस वक्त गलबन मजिस्ट्रेट थे बुलवाल में, लास्ट पोस्टिंग उन। तो मुझे भी अच्छा मेरी ये वैसे इंटेंशन बिल्कुल नहीं थी, और ना मैं इतना बोल्ड हूँ, मैं तो बड़ा कमजोर साथ, लेकिन तो अंदर मलक जाग गया, मलक जाग गया। तो मैंने कहा अच्छा, पहले मैं बड़ा हम्बल होकर गया, मैंने मेजर साहब से कहा कि सर मैं उधर, वो मेजर को बेचारे 2-3 आती थी, तो जब मैंने अंग्रेजी बोलने शुरू की तो उसकी बस होगी दूसरी भी एड सम वेरी हार्ड एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, तो मुझे कहीं पर उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दी। तो ये जब वाकया आया तो लिस्ट में तो था मैं कि ये इन्होंने की, हालांकि मैं अगले दिन कर्नल साहब को आकर सारा बताया कि सर ये स्टोरी थी ओरिजिनल, कि उन्होंने बड़ा मिसबिहेव किया। बरल नाजुक मिजाज शाह ताबे सुखन नदारत। परवेज मुशर्रफ साहब ने आना था, मुझे डॉक्टर नासिर साहब ने बुलाया कि यार वो इंटेलिजेंस की टीम आई है, वो कह रहे हैं तुम नहीं होगे। तो मैंने कहा सर देख लें, तो उसने कहा नहीं, मैंने कहा ये तुम्हारा फोकल पर्सन है। तो उसने कहा यार मैं तेरा बड़ा बिरा, मैं उन्हें लिख के दे बैठा, तू गल कोई ना करे से। अब सर वो था तो मेरी बड़ा मुश्किल के परवेज मुशर्रफ साहब मेरे सामने खड़े हैं और मैं चुप करके खड़ा हूँ, लेकिन अब डॉक्टर नासिर खान तो कहने लगा बस सच अ बोल्ड मैन्स, इतना ऑनेस्ट ऑफिसर। और नहीं भाई, एक दफा ना शहबाज शरीफ साहब सीएम थे, तो उन्होंने तंग आकर कहा कि यार कोई एक तो मैन ऑनेस्ट बंदा MS-10 एडमिनिस्ट्रेशन है। उन्होंने कहा जी पूरे पंजाब में एक ही है, डॉक्टर नासिर, देन ही वाज पोस्ट एज EDO लाहौर। दलेर आदमी सर, आर्मी के सामने ये कहना कि यार नहीं कोई और MS होता उसने जी ले। बाद में से मुझे याद है कि वो बड़ा प्रिंसिपल वाला आदमी था, उसके साथ बड़ा, फिर डॉक्टर फैजी के साथ बहुत अच्छा, बड़े खुश मिजाज, डॉक्टर हामिद, डॉक्टर अब्नेवास, डॉक्टर भट्टी साहब, वाह हाय क्या जम ऑफ यार, खूबसूरत लोग, इतना खूबसूरत, अजमल न्याजी। तो सर ये तो हमारी वो इतनी खूबसूरत एक कम्युनिटी है, और कितना याद करें, को नाम और सलीम बेग साहब को कितना,
और डॉक्टर सलीम बे के साथ मेरा क्वालिटी टाइम सर इधर नहीं कनाडा में गुजरा है सर। वो बड़े वो मतलब ये बड़ा है इनका, और मैं और आप दोनों डरे कि कोई नाम हमारा जो है ना ये प्यारा आगा शाह हमदानी साहब, उसमें एक बहुत खूबसूरत नाम है। अल्फर रहमान साहब जरा सीनियर हैं, इतना उनके साथ टाइम नहीं गुजरा, लेकिन ये रमनवाज में अजमल नासिर खान, ये तो फिर एक ब्यूटीफुल नेम सर, गुड। अच्छा मजे की बात बताऊं, 3-4 डॉक्टर थे, पूरा जिला हमने संभाला हुआ था, कभी कंप्लेंट ही नहीं आती थी। 300 डॉक्टर है, रोज कंप्लेंट सर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है आपने, बहुत इंटरेस्टिंग बात की है सर। हमें पता था ये नईम है, ये फलां है, ये फलां है, इसको ये इज्जत देनी है, प्यार से बात हो। अब सर किसी को पता ही नहीं है कि नईम कौन है और फलां कौन है। यकीनन मैं कुछ जुमले ऐड करूंगा कि डॉक्टर आबिद मखदूम साहब, डॉक्टर महबूब फैजी साहब, डॉक्टर अब्दुल्लाह साहब, डॉक्टर अजमल नियाजी साहब, ये वो शख्सियात हैं जो जिनके बारे में मैं ये कि जो इनको जानते हैं यकीनन वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। और खूबसूरत शख्सियत डॉक्टर सलीम बेग का दुनिया से जाना कभी हमें हमारे अंदर से नहीं निकलेगा। वो गम, वो दुख, क्या खूबसूरत इंसान थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। डॉक्टर साहब, इसके बाद हम अगले मरहले की तरफ चलते हैं। अभी तक मैं मुखातिब था मलिक सजाद ज़हूर अहीर, जो एक ज़िला खुशाब की मरूफ शख्सियत हैं, समाजी भी कह सकते हैं, सियासी भी कह सकते हैं। अब मैं अपना रुख बदलने लगा हूँ। अब मेरा मुखातिब डॉक्टर सजाद ज़हूर अहीर, डर्माटोलॉजिस्ट, सीनियर मोस्ट डर्माटोलॉजिस्ट इन द रीजन, नॉट ओनली इन द डिस्ट्रिक्ट बट इन द रीजन। उस हवाले से ताकि हमारे नाजरीन को इनकी महारत और इनकी जो स्पेशलाइजेशन है, सच्ची बात है मुझे तो उसके नाम भी नहीं आते कोई, इनकी जो जिस तरह इन्होंने इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हासिल किया उसकी तरफ बाद में। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब हमें हमारे नाजरीन को, ख़ास तौर पे बच्चियाँ और नौजवान या जो भी जिल्द के मसाइल के हवाले से, तो डॉक्टर साहब महदूद से वक्त में अगरचे आपका नॉलेज जो है वो तो आई विश कि हम पहरों तक गुफ्तगू रिकॉर्ड होती रहे और लोगों को फ़ायदा हो। किन के हवाले से? जी नहीं, मैं सबसे पहले तो बड़ा शुक्रिया कि आपने फाइनली एक ऐसे टॉपिक पे बात की है जो मेरा पैशन है और जिसके साथ ही मैंने लेकर ज़िंदगी गुजारी है। मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ इस बात के ऊपर कि मैं दुनिया में जहाँ भी गया हूँ तो मुझे बड़ी एक्नॉलेजमेंट मिली है। मैं हमेशा इस जुस्तजू में रहता हूँ कि जो नया से नया कोई चीज़, कोई रिसर्च हो तो मैंने किस तरीके से उसके साथ जो है ना मांग रखना है, अपडेट नॉलेज रखना है। 1-2 चीज़ें तो बड़ी क्लियर है मेडिकल साइंस में जो मैं लोगों को बड़ा क्लियर पैगाम देना चाहता हूँ कि प्लीज स्टे सिंपल। जितना कम्प्लेक्सिटीज में चलते जाएंगे उतने हालात खराब होते जाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो आपका ये सोशल मीडिया, टेलीफोन ये क्रिएट कर रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो उनका अल्टीमेट गोल ये होता है कि वो आपको एक नॉलेज देते हैं और फिर आपको एक ऐसी प्रोडक्ट पे ले जाते हैं जिसका कोई मेडिकल एविडेंस है। और स्किन की जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली ऐसी हैं कि जिनका ताल्लुक आपके लाइफस्टाइल से है। लोग समझते हैं कि यार इनकी शॉर्टकट ट्रीटमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल बच्चियां आते हैं जी चेहरे पर दाने हैं, एक्ने है, अब जवानी के दाने टाइम पे रहेंगे, खत्म हो जाएंगे। अब उसको लेकर अगर आप सारा दिन शीशे के सामने खड़े रहेंगे, दानों को छेड़ते रहेंगे, तो मैं उनसे कहता हूँ कि प्लीज अपना थॉट प्रोसेस चेंज करें। इन दानों को प्लीज चेहरे पर ही रहने दें, अपने दिमाग पे इसको सवार मत करें। और थोड़ा सा मेंटली काम होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एक्ने सेटल हो जाएगी। क्रीम में, ट्यूब में, बेडनोवेट, फलां सारा का सारा जो है ना आपकी जो इस टाइम मार्केटिंग है ना, दैट इज टच्ड नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल का मतलब ये है कि अब वो न्यूरो मार्केटिंग में चले गए हैं। वो आपकी साइकोलॉजी से खेलते हैं और आपको एहसास दिलाते हैं कि अगर आप ये प्रोडक्ट ले लेंगे तो आप एक दिन में ठीक हो जाएंगे। या कोई जादू नहीं है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा। तो प्लीज कोई भी प्रॉब्लम हो मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं, थोड़ा सा काम रहें, ज्यादा जल्दी ना करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। यंग बच्चे हैं, उनके बाल गिर रहे होते हैं, वो दुनिया जान के शैम्पू, तेल, प्रोसीजर्स, PRP, ट्रांसप्लांट, एक्सोसोम्स, यार कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बड़ा चीजें बड़ी सिंपल हैं। अपने सेल्फ इमेज को इतना ज्यादा अपने ज़हन पे सवार मत करें। असल ब्यूटी है फ्रॉम द इनसाइड, अंदर से अच्छे इंसान बने। हमेशा एक अच्छी सोच रखें। और मेडिकल साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि अगर बीमारी है तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाएं। दवाइयां फकना जो है ना वो आपकी एक बीमारी खत्म करता है, 10 बीमारियों को जन्म देता है। हमारी मेडिकल साइंस में एक बड़ी खूबसूरत सेइंग है, टू एवरी पिल देयर इज एन इल। हर दवाई का एक साइड इफेक्ट है। तो दवाइयों से बचा करें, नेचुरल लाइफस्टाइल रखें, जंक फूड अवॉइड करें। और आप थोड़ा सा गौर करें, आपकी जितनी फूड इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री,
डॉक्टर्स के ये सारा माफिया, ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इफ आई फॉरगेट टू मेंशन लैब्स का जो माफिया है, बहुत ज्यादा टेस्ट। अगर आप जनरली अच्छा फील कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो, एक छोटा सा 100 रुपए का टेस्ट है, यूरिन कंप्लीट, वो कराएं। उससे आपकी 90% चीजों का मेरे बेटे पता चल, मतलब नाज़रीन का पता चल जाता है, मेरे बेटे बेटियां बुजुर्ग जो भी आप सुन रहे हैं। तो प्लीज बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड ना हो जाए, छोटी सी बात को ज़हन पर मत सवार कर लें। और एक और मैंने और देखा है कि जिस तरह भी हालात चल रहे हैं मुल्क की, हर चीज के अंदर एंजाइटी और स्ट्रेस के लेवल बढ़ते जा रहे हैं। तो लर्न द आर्ट कि आपने अपने एंजाइटी और स्ट्रेस को कम कैसे करना है। और उसके लिए सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये है कि कोई चीज ज़हन पर सवार मत करें, लोगों को माफ करें, छोटी मोटी चीज है उसको दरगुजर करें, और जिंदगी का मकसद बना लें लोगों के लिए जीना। अपने लिए जीना तो वो जानवरों की खसलत है, इंसानों की नहीं है। जिंदगी का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो लोगों के लिए जीना है। खुशियां बिखेरें, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, अपना थॉट प्रोसेस इंप्रूव करें और सादा जिंदगी गुजारें। जितना सिंपल है, साफ सुथरे सादा से कपड़े पहने। इस रैट रेस में शामिल मत हो। इस बीमारी, ये जो सोशल मीडिया और टेलीफोन है, इसको ज्यादा मत इस्तेमाल करें। इसको ज्यादा एजुकेशन के पर्पस के लिए यूज करें। सारा दिन इसको स्क्रॉल ना करते रहें, टिकटॉक देखते रहे, वीडियोस देख रहे हैं। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन, आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया। एक तरफ इसके अफादियत भी बहुत है, फायदे भी बहुत हैं, लेकिन दूसरी तरफ शायद आपके जवाब से पहले ही मैं अपना नुक्ता नज़र ये बयान करना चाहूँगा कि हम किसी पर्सनालिटी को असेस करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसका माजी भी ज़हन में रखें, उसकी फैमिली हिस्ट्री और वो सारा डीएनए जो है उसको भी ज़हन में रखें जो हमारे नॉलेज में है। लेकिन आपके साथ एक अनफॉर्चुनेट इवेंट जो है वो जुड़ा हुआ है, और वो हैरानकुन तौर पर पूरे पाकिस्तान में नहीं, शायद पता नहीं कहाँ कहाँ वो एक वीडियो वायरल हो गई कि जी डॉक्टर साहब ने कोरोना के दिनों में स्टीम है और मलिक सरवर साहब बैठे हुए हैं, और दुनिया में बहुत ज़्यादा, पूरे मुल्क में एटलीस्ट जो है वो तनकीद हुई, ये क्या है जी, फ्रॉड है जी, झूठ है जी। हालांकि मैं, ज़ाहिर है कि बतौर जर्नलिस्ट मुझे सफाई तो नहीं देनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि मलिक सरवर साहब को, आपको, आपकी एक फ्रैंकनेस को, इंटर कज़न आपने इब्तदा में गुफ्तगू की कि सारी उम्र इकट्ठी गुजरी, शरारतें, रिश्ते, ताल्लुक, दौरे दौरे रिश्ते, क्या कहेंगे उस वाक़े के बारे में? बहुत वक्त गुजर गया, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि ऑन रिकॉर्ड आप बताएं कि ये नादानी थी, शरारत थी, या लालच था, क्या था, पैसे कमाने चाहते थे? क्या बात है। नहीं यार, आपने बहुत खूबसूरत टॉपिक छेड़ दिया, इसको तो खैर मैं भूल ही गया था। और मैं आपको बताऊं कि इतनी ये वायरल हुई है कि मेरे पूरी दुनिया से मेरे दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया है कि सजाद ज़रूर है कि तुम शुरू कर देता तो वो। और आज भी मेरे कुछ किंग एडवर्ड के क्लास फेलोज मुझसे नाराज़ हैं कि यार तेरे लेवल का बंदा और ये तू क्या कर रहा है। और नहीं भाई, आप देखें सोशल मीडिया आपके साथ क्या कर सकता है यार। हुआ इस तरह है कि मेरा एक कज़न है, मेरा हम नाम है सजाद। मैं और सरवर ने शरारत ये की कि उसको कहते हैं कि उसका मुझे फ़ोन आया कि यार सजाद, वो मैंने ना सुना है कि स्टीम बड़ी अच्छी है उसके लिए। तो मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल तू आ जा, तो वो जो है ना तुझे देते हैं, और अभी मैं सरवर साहब को भी ये दे रहा हूँ, तो बड़ा उसका है। तो मैं सिर्फ उस शरारत के चक्कर में वो एक वीडियो बनाई, और बाद में जब मैंने उस वीडियो को देखा तो वाकई वो तो बड़ी सीरियस किस्म की वीडियो बन गई। मैंने बड़े स्ट्रेस, हालांकि डर्मेटोलॉजिस्ट मुंह में स्ट्रेस भटकाते ही नहीं है, तो वो क्योंकि हमारा तो ये वहमो गुमान में नहीं था कि ये वीडियो यहाँ भी जाए। सजाद के साथ शोल कर रहे थे, सजाद ने मुझे फोन किया है, उस समय मेरे पास बैठा हुआ था कि कोरोना मर जाएगा, स्टीम ले लो, और कोई इसी तरह का ना कि हम उसको करके कि उससे पैसे लेंगे और फिर उसके बाद दावत शवत करेंगे। वो थोड़ा कंजूस भी है, पैसे जरा उससे निकाले, और मुश्किल है सजाद से, क्योंकि पुलिस में है ना, तो पुलिस वाले पैसे लेते हैं, आपको पता। तो वकास साहब सुन रहे होंगे, वकास भी और अबू बकर भी। अबू बकर भी बड़ा कंजूस है, यकीन करें। अच्छा, बात ये है ना कि वो वीडियो जब वायरल हुई है तो मुझे तो सारा दिन पाकिस्तान से और सारी रात कोई कनाडा, अमेरिका, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, यू नेम इट, हर जगह पर, साउथ अफ्रीका में क्लास फेलोज, तो हर कोई बड़ा हैरान था कि सजाद हाउ कम, यू नो। तो वो तो इतनी वायरल हो गई और इतना एक नेगेटिव इंप्रेशन, तो वो एक जोक था जो वक्ती तौर पर फिर लोगों को हुआ। और जब साफ ज़ाहिर हकीकत आप कितनी देर छुपा सकते हैं, एवरीबॉडी नहीं हुआ। 500 रुपया लेकिन ना, मेरी तो फीस ही 1000 से ज़्यादा है। तो इट वाज जस्ट अ जोक। नहीं भाई, सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ आप देखें। 2 दिन पहले आपने देखा है जो फ्रेंच प्रेसिडेंट की बेगम ने उसको थप्पड़ लगाया है, और वो अभी तक यहाँ से नीचे नहीं है, पूरी दुनिया में वो वायरल हो गई थी। तो भाई मेरी तौबा। उसके बाद मैंने तो कहा सोशल मीडिया से बस इसकी शर से अल्लाह बचाए। सो नहीं, इट वाज जस्ट अ जोक। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट वाज, अगरचे हमारा टाइम बड़ा महदूद है, लेकिन वो उसने
हकीकत में एक आम आदमी की नज़र में बहुत ज़्यादा डैमेज किया सर। और लोग जो हैं, ज़ाहिर है हर कोई पर्सनली तो नहीं जानता है, आपका परसेप्शन जो एक दूर किसी गांव में बैठा है, आपके मरीज, आपके ताल्लुक वाले कि जनाब ये कोविड को ख़त्म कर रहे हैं, तो वो शुगल जो है वो एक गले पड़ गया। सर देखें, बात तो आपकी फिर, और मैं समझता हूँ कि शायद ये भी एक बाज़ औक़ात इसको अगर यूं लिया जाए कि इंसान इम्तिहान में जब गुजरता है तो ये शायद उसकी किसी ज़िंदगी में कोई किसी अमल का नतीजा है या क्या इसको आप? अच्छा नहीं भाई, इसके ऊपर भी मैं बड़ा सोचता रहता हूँ कि यार, मैंने अभी आपको बताया था कि लाइफ फेयर तो है नहीं, ऐसे तो यहाँ होता नहीं है कि कोई बुरे इंसान है तो वो मुश्किल में है। यहाँ पर तो ज़्यादा मुसीबतें हैं ये अच्छे इंसानों के ऊपर। ज़िंदगी एक आजमाइश का नाम है और हर चीज़ आई स्ट्रांगली बिलीव कि अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है। तो हमारा तो काम है कि अल्लाह का जो भी फैसला सर नीचे झुकाएं और उसको एक्सेप्ट कर लें ताकि पीस ऑफ माइंड रहे। एट द एंड ऑफ डे मैं इस चीज़ का गाइड हूँ कि यार कोई भी स्ट्रेस है उसको दूर कैसे रखना है। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि इससे बहुत नेगेटिव एक इम्पैक्ट गया है और उसको अब मुझे शायद सारी उम्र ही लग गया लोगों को सफाइयाँ देने में। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है कि मेरे जो पेशेंट्स हैं दिनों में, तो मुझे उसके ऊपर कभी इतना अरसा हो गया है उसके वाक़ये के फ़ौरन बाद से आज तक कभी किसी पेशेंट ने ये चीज़ नहीं की। तो दैट वाज वेरी इनकरेजिंग फॉर मी कि यार देखें, लोगों को मेरी पर्सनैलिटी का पता है और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं भाई, मुझे हमेशा मौका मिला है, बड़े शहरों में बड़ी ऑफर्स मिली हैं, मैं हमेशा प्रेफर किया है अपने लोगों को सर्व करना है। एक बड़े ये इस नुक्ते की तरफ डॉक्टर साहब अभी आते हैं, लेकिन एक और जिल्द के डॉक्टर्स के हवाले से एक कॉमन परसेप्शन है कि अपनी करीमें हैं, अपने लूट मार है, अमीर होना है, फौरन अमीर होना, विद इन 1-2 ईयर्स 2 करोड़ की गाड़ी लेनी है, 5 करोड़ का मकान लेना है। वैसे तो खैर रेस हर जगह पे ही है, तो क्या आप भी ऐसे ही? अच्छा नहीं भाई, देखें इसमें दो चीज़ें, मैंने आपको पहले ही गुजारिश की थी कि डॉक्टर दो किस्म के हैं, कमर्शियल है और एक एकेडमिक है। मेरा पैशन एकेडमिक्स और ट्रांसमिशन ऑफ द नॉलेज पे ज़्यादा है। और दूसरा मैं एक चीज़ और एक चीज़ बताऊँ आपको, अगर मेरे पास शुरू में ये चीज़ें ना होती ना, मैंने बचपन में बड़े घर, कोठियाँ, कारें ना देखी होती तो शायद मैं होता, मेरे पास तो पहले ये सारी चीज़ें मौजूद थी, ठीक। तो वो मेरे ख्याल में वो लालच कभी आया नहीं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भी प्रैक्टिस इतनी कमाई नहीं है जितनी साफजर है अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीनों से और बाकी जो मेरे 1-2 बिजनेस बाहर हैं। तो कहने का मतलब है कि मैं कभी भी अपने आप को कमर्शियल डॉक्टर्स की लिस्ट में नहीं गिनता। मैं हमेशा अपने आप को एकेडमिक और एक प्रिंसिपल, एक असूली डॉक्टर की लिस्ट में रखता हूँ। इस वाक़ये ने मुझे बड़ा मेरे इमेज, अब मेरी आज भी कुछ क्लास फेलोज मुझसे नाराज है, अब वो मैं मिलूंगा तो उनको सफाइयाँ दूंगा ना। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है और सोशल मीडिया का ये बिल्कुल एक बहुत स्ट्रांग एक है कि भाई ये किसी का इमेज बढ़ा भी सकता है और 1 सेकंड में इमेज गिरा भी सकता है, लेकिन सबसे अल्लाह के हाथ में। नाज़रीन, डॉक्टर साहब से बहुत तफसीली बातें हो चुकी, लेकिन फिर भी मैं खुद समझता हूँ कि तशनगी बाकी है और शायद हमेशा रहे, लेकिन बहरहाल वक्त महदूद है। अब मैं चाहूँगा कि मैं अपने किसी भी सवाल में मज़ीद वक्त ज़ाया ना करूँ और डॉक्टर साहब से 2 नुकात के ऊपर, क्योंकि मैं जैसा कि शुरू में बयान किया कि दुनिया के बहुत से ममालिक में डॉक्टर साहब का विज़िट हुआ और आप सब जानते हैं कि सफ़र वसीला ज़फ़र, और जितना ट्रैवलिंग, फिर कनाडा की कैरियर, इस दौरान अपने प्रोफेशनल स्किल्स को जितना इन्होंने एनहांस किया, बेहतर किया, वो बजा तौर पर अपने इलाके के पेशेंट्स को लिए। तो अब मैं ये दोनों नुकात डॉक्टर साहब की कोर्ट में बॉल फेंक कर मैं खामोश हूँ, ताकि अब डॉक्टर साहब ही बयान करें इन दोनों। थैंक यू। नहीं भाई, अल्लाह ताला का एक ख़ास एहसान रहा है कि इतना एनॉर्मस ग्लोबल एक्सपोजर मिला है मुझे। राइट फ्रॉम द बिगनिंग आई वाज इन किंग एडवर्ड 4th ईयर, तो मेरा फर्स्ट ट्रैवल था सिंगापुर का। इट वाज इन 85 आई थिंक सो। सिंगापुर में गया हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि यार इतना साफ भी कोई मुल्क है। ली कुआन योंग द प्राइम मिनिस्टर, किस तरह एक फजूल सी कौम को उसने दुनिया की टॉप मोस्ट नेशन बनाया। और जो स्ट्राइकिंग फीचर था कि मैंने वाइट ट्राउजर लिया, 1 हफ्ता रहा तो उसके ऊपर एक निशान भी नहीं था। सच नीट एंड क्लीन, एंड सिंस देन आई नेवर लुक बैक। मुझे एक जायका अवार्ड, एक बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड है, मुझे मिला फॉर माई डर्मेटोलॉजी ट्रेनिंग। अवार्ड वाज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ जापान और एग्जीक्यूट होता है वो थाईलैंड। सो 1 साल का मेरा वो स्कॉलरशिप था, बहुत बहुत प्रेस्टिजियस, और एशिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है डर्मेटोलॉजी का। ट्रेमेंडस एक्सपोजर, बड़ा नॉलेज और बड़ा कंपटीशन। तो पहले तो मैं समझता था कि यार मैं इधर का ही अच्छा स्टूडेंट हूँ पाकिस्तान का, तो बड़ा कॉन्फिडेंस था मेरे काफ़ी। तो जब मैं उधर गया, तो मैं जब इंटरनेशनली कम्पीट किया, तो मुझे याद है कि फाइनल में मेरा मैच पड़ गया डॉक्टर चू था चाइनीज से, जो कि हर वक्त ही अपने कमरे में पढ़ता रहता था।
और ऑनेस्टली मेरा उसके साथ कोई मैच नहीं था, ही वॉज फॉर मोर एकेडमिक देन मी, लेकिन थ्योरी में हम नेक टू नेक थे, तो इंटरव्यू में बाय वर्च्यू ऑफ माय इंग्लिश कैपेबिलिटीज, अब चाइनीज जो डॉक्टर्स थे वो अपना सारा कुछ चाइनीज में पढ़ते थे, वहां पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था, तो दे वर स्ट्रगलिंग विद दैट रिसोर्ट, सो दैट हेल्प मी आउट। सो इंटरव्यू में फिर मैं उसको हटा कर देन आई गॉट द अवार्ड ऑफ द बेस्ट, क्योंकि हम एक बड़े वीआईपी मेहमान थे गवर्नमेंट ऑफ जापान के, तो बड़ी एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग थी, जापान हमें ले जाते थे, मलेशिया ले जाते थे, गोल्डन ट्रायंगल था जहाँ पर थाईलैंड, वियतनाम और लाओस का था, फिर वो क्लास फेलोज थे, और फिर मेरी आवाज़ क्योंकि इतनी प्रोमिनेंट थी तो उन्होंने मुझे क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी बना दिया, बल्कि वो इलेक्शन हुए तो वो बड़े हैरान थे कि आज ये मेरा 17th कोर्स था, तो उन्होंने कहा जी आज तक इतने वोट एक कैंडिडेट को नहीं पड़े। वहाँ से फिर मैं आया तो फिर मुझे एक और बड़ा प्रेशियस स्कॉलरशिप ऑफर हुआ एडकॉस का, जिसमें अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं सका, ऑस्ट्रेलियन स्कॉलरशिप था, और उसकी वजह ये थी कि इट वाज सडन डेथ ऑफ माय मदर। तो कुछ फैमिली मेंबर्स थे जो कह रहे थे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन दिल नहीं माना जाने का। रिप्लाइन बाद में बड़ा मुझे उसका उन्होंने रिग्रेट्स भी लिखे, बड़ा मुझे क्लास भी उन्होंने, तो वो एक अलग स्टोरी है। तो फिर ये हुआ कि मैं 2000 में मैंने एक नोट की बात कि मेरे पास जितने भी स्किन के पेशेंट्स आते हैं तो बालों का प्रॉब्लम तो हर एक के साथ। आई वेंट टू इंग्लैंड, ट्राइकोलॉजिकल सोसाइटी में मैंने एडमिशन ले लिया। ट्राइकोलॉजी ये डर्मेटोलॉजी की एक सुपर स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशल। और नहीं भाई, आई एम द ओनली ट्राइकोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान। एक डॉक्टर अक्षय बट्रे इंडिया का है और पाकिस्तान का, हम दो इस टाइम साउथ ईस्ट एशिया में ट्राइकोलॉजी। और मैं आपको बताता हूँ कि व्हेन आई वेंट टू कनाडा तो हाउ इट हेल्प मी आउट इन मेकिंग माय करियर देयर। तो इंग्लैंड में जब मैं गया तो वहाँ पर तो कम से कम कुछ 40 से ज़्यादा स्टूडेंट्स सारी दुनिया से आए हुए थे। अगेन आई टॉक्ड एंड आई गॉट द रॉबर्ट ऑल्डिंग अवार्ड फॉर बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट। और मेरा रिसर्च जो टॉपिक था वो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया था, जिसको आप ये जो आपके बाल आहिस्ता आहिस्ता कम होते हैं बच्चों के, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल रहा पेपर, बड़ी दुनिया में उसकी सर्कुलेशन हुई और फिर उसी की वजह से मुझे अवार्ड भी दिया। सो फिर जब मैं वापस आया तो मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर था कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने मुझे हायर किया एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर कपल ऑफ ईयर्स। पूरे लाहौर, फिर इस्लामाबाद में बड़ी बड़ी होर्डिंग्स थी, फिल्म स्टार नूर के साथ और आयशा और पता नहीं किन के साथ मेरे इंटरव्यूज हुए, तो सीख हैदर ने मेरा इंटरव्यू किया। तो मतलब मेरा आई बिकेम अ वेरी प्रोमिनेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, जिसके पास एक ऐसी डिग्री है जो पूरे पाकिस्तान में किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास नहीं थी। फिर मुझे उन्होंने एक इंग्लैंड का अपनी फैक्ट्री का टूर करवाया जो कि बड़ा प्रेस्टिजियस था। जिस तरीके से मेरा वीज़ा, मुझे इतना खूबसूरती से वीज़ा आज तक नहीं मिला। जब प्रॉक्टर एंड गैम्बल पीछे खड़ी हो तो जिस वीआईपी तरीके से मैं गया हूँ और जिस प्रोटोकॉल से उन्होंने मेरा वो वीज़ा लगाया, सो दैट वाज अ वेरी हाई पॉइंट ऑफ माई करियर। अब मैंने इस स्टेज पर ये सोचा कि मेरे अब बच्चे ना थोड़े थोड़े मतलब अब बड़े होने शुरू हो गए थे। आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट कि यार मुझे माँ बाप ने पाकिस्तान की बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया और फिर मुझे अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी कि मैंने इतने अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप्स लिए, फिर मैं अपने बच्चों को ना दुनिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाऊँ। दैट वाज द सोल इनिशिएटिव कि आई मूव टू कनाडा। और अल्हम्दुलिल्लाह आई फील सो फॉर्चुनेट कि मेरा बेटे ने वहाँ से मास्टर्स किया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। एक मेरी बेटी बड़ी ब्रिलियंट है, उसने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से इंटरनेशनल डेवलपमेंट में किया, फिर उसने स्कॉलरशिप अर्न किया मेड्स का, विच इज़ मास्टर्स इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट। और ज़िंदगी का आप ये देखें ना कि बाज़ का ऐसा डायलेमा होता है। उसने नहीं भाई एग्जाम दिया उसका, जो उसने बड़े ऑनर से पास किया, उनकी सिविल सर्विस का कनाडा का, एंड शी वांटेड टू गेट इनटू दैट। उसकी शादी हो गई और शादी उसकी अमेरिका में हो गई है, डॉक्टर साहब में उधर सिएटल में। तो वो उसके लिए बड़ा टफ डिसीजन। अब शी इज़ नॉट वर्किंग ऑन द लाइंस वो उसमें यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल डेवलपमेंट। शी इज़ अ वेरी, और वो मेरी बेटी ऐसी है कि मुझे लगता है कि कंप्यूटर है वो, सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे ये काम करना है, ये करना है, ये करना है, और एन आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंट माशाल्लाह बच्ची है। एक बच्ची मेरी जो सबसे छोटी है और सबसे प्यारी है, वो मेरी लाइन पर आई है। उसने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से मास्टर्स किया कॉस्मेटिक मैनेजमेंट में, और ये एक बड़ा इमर्जिंग फील्ड है। और उसके बाद जब उसने किया तो शी वाज सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट कि उसको सेफोरा एक बहुत बड़ा ब्रांड है अमेरिका का, जिसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस कनाडा में है, तो उसकी ट्रेनिंग शी वाज अमेरिका, तो वो शी वाज गोइंग वेरी हाई, वो उनकी कॉस्मेटिक एडवाइजर थी। तो जब उसकी शादी हुई तो शादी के बाद तो खैर उसने जॉब कंटिन्यू किया। तो जब उसकी बेटी हुई तो अब उसने सारा छोड़कर, तो शी इज़ नॉट 100% मदर, वो कॉस्मेटिक उसको भूल गया, वो है, और उसकी जान उसकी बेटी में है, और उसकी बेटी के अंदर हम सब की जान है। इंटरनेशनल एक्सपोजर तो आप समझे ना कि कमाल है। और सबसे जो अच्छी बात है कि पहले जो मुझे लगता था कि यार मेरा तो सिर्फ इधर पाकिस्तान में जो एकेडमिक एक्सीलेंस है, तो जैसे जैसे मैं बाहर जाता गया तो मुझे पता चला कि नहीं, हर जगह पर ही ये नया है। हाँ, हर जगह पर अगर आपके पास नॉलेज, आपके पास अगर क्वेस्ट होना कि आपने यार सीखना है, हर चीज़ को एब्जॉर्व करना है और फिर उसको ट्रांसमिट भी करना है,
तो फिर आपको आगे जाने से नहीं भाई कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये हुई कि मैं 2013 में पहुंच रहा हूँ और 2014 में हमारी कॉन्फ्रेंस होती है वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ डर्मेटोलॉजी, जो हमारा एक वर्ल्ड कप होता है सारे स्किन स्पेशलिस्ट का। हम पूरी दुनिया के स्किन स्पेशलिस्ट हर 4 साल के बाद किसी एक शहर में अपनी कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो लकीली उससे पहले जो सियोल में हुई थी 2020 में, उसमें आई वोटेड फॉर कनाडा कि मुझे ख्वाब भी नहीं था। और वजह क्या थी कि अपोजिशन में इंडिया था और मैंने वहाँ सारी कंपेन चलाई कि जी हमने कनाडा को वोट करना है। तो शहर टोरंटो नहीं था, शहर तो वैंकूवर था। तो 2014 में मैं उधर जाता हूँ, कॉन्फ्रेंस अटेंड करता हूँ, तो मेरी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से मुलाकात हो जाती है। उसने वहाँ पर एक हेयर लॉस का कोई स्टॉल लगाया था। सो देन ही हायर्ड मी एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर हिज प्रोडक्ट ऑफ हेयर लॉस। तो वो बड़ा इंप्रेस हुआ और फिर नहीं भाई उसकी वजह से मैंने पूरे अमेरिका में ट्रैवल किया, हर जगह पर मेरे लेक्चर्स हुए। फिर मुझे 3 साल मुसलसल अमेरिकन हेयर लॉस काउंसिल का बेस्ट स्पीकर का अवार्ड मिला बिकॉज ऑफ माई प्रेजेंटेशंस ऑन हेयर लॉस। फोर्ट लॉरेडेल में मिला, वाशिंगटन में मिला, कैलिफोर्निया में मिला, जहाँ जहाँ वो इवेंट्स होते रहे। फिर कोरोना की वजह से वो सारी चीज़ें डाउन हो गई और मेरा भी कोई थोड़ा सा फिर इंटरेस्ट ये रहा कि अब मेरा बच्चे बड़े हो गए थे, उधर सेटल थे और हम थोड़ा अपना इलाका कुछ माहौल इस किस्म का। तो वहाँ बाहर जाकर मैं जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ वो मैं अपने हेल्थ को, जो मेरे पाकिस्तान में है, जो बच्चे मुझे इधर मेरा काम करते हैं, जो मेरी मेड मेरे लिए काम करती है, तो ये सहूलतें वहाँ पर नहीं होती। वहाँ पर तो आपने जब पेट्रोल पंप पे जाना है तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब निकलो ना, तो पेट्रोल आप खुद ही तो ये चीज़ें वहाँ पर, ये बंदा अब हम स्टेज ने है कि चले ड्राइवर हो, कुछ थोड़ी हेल्प हो। सो वंडरफुल टाइम जी, वंडरफुल एक्सपोजर। शहर में आपको इम्प्रेस किया? एक दफा शायद आप जर्मनी म्यूनिख की भी बात दफा सुनाई थी आपने। अच्छा, उसमें म्यूनिख मुझे इसलिए इम्प्रेस किया कि मेरा एक समर कैंप आ गया तो मैंने अप्लाई कर दिया तो मेरी एक्सेप्टेंस आ गई। अब समर कैंप में हुआ इस तरह कि इट वाज अ 2 वीक कोर्स और वो होस्ट कर रहे थे प्रोफेसर रोजविक थे, जो वहाँ के वाइस चांसलर थे और हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे डर्मेटोलॉजी के, और वो वहाँ के ट्राइकोलॉजिस्ट थे। तो उनको जब पता चला, हम लोग कोई 50 के करीब पार्टिसिपेंट्स थे ऑल ओवर द वर्ल्ड उस समर कैंप में, तो उसको जब पता चला कि एक डॉक्टर पाकिस्तान से भी आया हुआ है, सो ही वॉज अ ग्रेट फैन ऑफ इल्हामा इकबाल। ओके। तो कॉन्फ्रेंस तो डरमा की थी, लेकिन उसने एक दिन स्पेशल फिलॉसफी डिपार्टमेंट से परमिशन ली, फिर इकबाल हॉल में ले गए और फिर वहाँ से मेरी 15 मिनट की इकबाल के ऊपर प्रेजेंटेशन रही। वाह। और इकबाल का वो जो कॉन्सेप्ट है शाहीन का, तो यहाँ पर मैं टेम्पटेशन है कि शाहीन का जो कॉन्सेप्ट इकबाल ने दिया ना, वो तो हमारे हर बच्चे को ना इन्फ्यूज करना है। परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, शाही का जहाँ और है, कन्वर्स का जहाँ और। ब्यूटीफुल। अल्फाजो मानी में तगावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ां और है, मुजाहिद की अज़ां और वो शाही जो पला होकर गसों में, उसे क्या खबर कि क्या है राव रस्म शाहबाजी एंड व्हाट नॉट। तो वो जो नेटशे का सुपरमैन का कॉन्सेप्ट था, वो इकबाल क्योंकि बहुत इंप्रेस था नेटशे से, सो दैट वाज अ ह्यूज ऑनर। तो म्यूनिख जो है ना, वो एक तो बॉर्डर पे है और फिर जर्मनी का, फिर साथ आगे स्विट्जरलैंड का, में वो सैर करने को मिलती है। तो दैट वाज वन ऑफ द सिटी विच आपका नॉलेज, आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड, आपका एक्सपोजर, क्या आप समझते हैं कि आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं आज जब आप पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है, और ख़ास तौर पे जब आप कनाडा भी रवाना होते हैं, फिर भी आप वाया डिफरेंट एप्स कम्युनिकेशन आसान हो गई है, उसको आप डिलीवर कर रहे हैं, या ये इसकी नौयत सिर्फ एकेडमिक है कि आपकी हैसियत एक ऐसे प्रोफेसर वाली है कि जो सब कुछ अपने अंदर लेके बैठा हुआ है और अल्लाह खैर सल्ला? डू यू थिंक यू आर जस्टिफाइड? अच्छा, मैं बचपन से ना एक चीज़ का कायल हूँ कि मैं कभी ऐसा लंबा दरख्त नहीं बनना चाहता था जिसका साया ना हो। सेकंड, मेरा हमेशा से था कि मेरा जितना नॉलेज, विजडम जो भी अल्लाह ने मुझे अनायत की, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी खुशाब होना चाहिए, मेरा होम टाउन जहाँ मैं, मेरी मिट्टी। क्योंकि इकबाल कहता है कि हो तुझको इस देश की गर्म हवा जो गवारा, इस दश से बेहतर है दिल्ली ना बुखारा। तो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह खुशाब है, जोराबाद है, मेरा होम टाउन है। और आप सोच नहीं सकते कि मेरे मरीज मुझसे कितना प्यार करते हैं। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, कोई एक्स्ट्रा वो स्किल नहीं है, मेरे पास सिर्फ प्यार है, मोहब्बत है अपने मरीजों के लिए, और उसको 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर मरीज मुझे वापस करता है। और मेरा नहीं भाई, बहुत टाइम कायदाबाद गुजरा है, कायदाबाद के लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। मियाँ वाली मैंने बड़ा टाइम दिया है, तो जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ मुझे लोग, और सबसे जो इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊँ कि जब मैं कनाडा गया तो मेरे मियाँ वाली वाला क्लिनिक मैंने ख़त्म कर दिया। साल पहले मैंने F10 में स्टार्ट किया था, वो मैंने ख़त्म कर दिया। यहाँ वाला क्लिनिक मैं वाइंड अप करने के चक्कर में था, लेकिन मेरे असिस्टेंट ने कहा जब मैं उधर पहुँचा कि सर
अभी आप कुछ अरसा इसको चलाएं, हमारे पास तो दवाइयाँ बड़ी पड़ी हैं। तो वो खैर मजाक में मतलब कोई उन्होंने कहा कि ये मरीज आया ये पूछ रहा है, तो वो मैंने कहा अच्छा यार व्हाट्सएप पे दिखा दो, तो वो एक स्काइप का जमाना शुरू हो गया, स्काइप पे। अब ये ट्रस्ट है ना मरीजों का, वो कहते थे हम सिर्फ डॉक्टर साहब हमें देखें हम ठीक हो जाए। तो मैं डिलीवर नहीं कर रहा, मैं जबरदस्त किस्म की सर्विसेज दे रहा हूँ और मेरा सेटिस्फेक्शन रेट पेशेंट्स का अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 90% है। मैं बहुत प्राउड होता हूँ जब मैं ये फील करता हूँ कि मुझे से कोई मरीज कभी इस किस्म का नहीं है जो डिससेटिस्फाइड होकर गया हो। अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। तो मेरा हर नॉलेज, मेरी हर चीज़, मेरा हर वो तालीम जो मुझे अल्लाह ने दी है, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी मेरा अपना वो मरीज है जो मुझे ज़रा कर। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सवाल, कुछ नाम मैं ले सकता हूँ, कुछ नाम आप, अपने कजन्स आपके हम उम्र, आपसे थोड़ा छोटे थोड़ा बड़े, एक एक लफ्ज में, दो अल्फाज में जरा बयान करें। मिसाल मैं शुरू करता हूँ कि अगर आपने मलिक सरवर साहब को दो लफ्जों में बयान करना हो तो कैसे करेंगे? सरवर साहब हम्बल और ऑनेस्ट। मलिक निसार साहब? मलिक निसार साहब लविंग एंड केयरिंग। अब आप खुद चलें। अच्छा, डॉक्टर सलीम बहुत बीबा आदमी और बहुत प्यार करने वाला। मलिक शहजाद साहब 100% प्योर पर्सनैलिटी। मलिक हमाद एक बहुत प्यारा इंसान जिसका मिशन सिर्फ लोगों की सर्विस करना है। मसूद जल्दी एक शरीर सा बच्चा जो अब बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है। मलिक मंसूर एक एवरग्रीन पर्सनैलिटी, ऑलवेज प्योर एंटरटेनमेंट। मतलब हमारे हम असर में यही मेरे ख्याल में। मलिक यूनुस प्योर इंटेलेक्ट, अब उधर चला गया है। फिर हमारी बिरादरी में मलिक अली साहब? अली वेरी डायनामिक, वेरी इंटेलिजेंट, और अली वेरी वेल बिहेव्ड। और मुझे याद है कि आपने एक बार जिक्र किया था हमारी बहन मरियम, जो मरियम का तो मैं आपको कहता हूँ कि मरियम हमारा एसेट है। मरियम में इतना एक टैलेंट है, और मरियम की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि जितनी उसने खिदमत अपने माँ बाप की, एक तो वो पक्की जनती है क्या बात, और मरियम का जो ट्रेमेंडस टैलेंट है, मेरी दुआ है बस किसी दिन अल्लाह करे वो चैनलाइज हो जाए, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह लोग शायद मलिक नसीम साहब को भी भूल जाए, इतना बड़ा उसमें टैलेंट है। अमेजिंग। जी, कोई नाम रह गया हो, कुछ यंगस्टर्स आपकी जिनको सब जानते हैं, हम सब जानते हैं शहर में, जिले में? यंगस्टर्स में अभी बच्चे छोटे हैं, मतलब डॉक्टर सिंह साहब का बेटा माशाल्लाह बड़ा आउटस्टैंडिंग है। मलिक शहजाद साहब के दोनों बेटे जी सोनियन है, ब्रिलियंट बच्चे हैं। और डॉक्टर बासित साहब को शायद हम भूल रहे हैं। ओ, ये हमारा कंबाइंड। डॉक्टर बासित साहब एक इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी, यारों का यार, दलेर और खुश मिजाज आदमी। बस आप देखिए ना कि वो बाहर जाने का उसका कभी तस्वर भी नहीं था जिंदगी में। ये मैं आपको कहता हूँ ना कि कैसी डेस्टिनी है। और अमेरिका में हैं, बड़े वेल सेटल्ड हैं, बड़ा अच्छा उनका लैब का काम है, और मैं जब बाहर जाता हूँ उनसे ज़रूर मिलता हूँ। और यहाँ पर मैं एक और आपको बात बताऊँ, वन ऑफ माई वेरी फेवरेट पर्सनैलिटी, वेरी क्लोज टू माई हार्ट, मलिक तनवीर सुल्तान अमान। ओके, इसके बारे में मैं अभी वो कह रहा था कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो जिनको वो एक रोल मिलता नहीं है, लाइफ अनफेयर है। तो तनवीर भाई से मेरी इधर इतनी गप नहीं लगती, लेकिन कनाडा में हम फिर एक दूसरे के साथ दिल खोलते हैं। खुश आपके लिए एक बहुत बड़ा एसेट है, और ये फैमिली से बाहर का नाम आ गया। बाकी फैमिली के यंगस्टर्स में माशाल्लाह बहुत टैलेंट है जो आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने खुलकर इंशाल्लाह आएगा। गुलाम मोहम्मद खिची साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने कहा जी आहिर इतने हैं और उनको एक सीट तो होनी चाहिए, तो डू यू बिलीव इस तरह की? या ये वक्त गुलर साहब, मैं जब सियासत की आपकी इसकी बात होती है जर्नलिज्म की, तो वेरी क्लोज टू माई हार्ट GM खिची साहब, अच्छा हम्बल पर्सनैलिटी, और आपकी वो मैंने सारे इंटरव्यू सुने, और खिची साहब ने राइटली पॉइंट आउट किया है कि राहिर है। लेकिन खिची साहब की ये जो बात की जी शहजादे हैं मिलते नहीं है, मैं थोड़ा सा उससे डिसएग्री। देखें, एलिमेंट ऑफ लक जो है ना, या डेस्टिनी, उसको आप कहीं से पे भी बाहर नहीं रख सकते। बहुत सारे ऐसे मतलब जिंदगी में मोड़ आते हैं जहां पर अल्लाह आपसे कोई रोल लेना चाहता है। उसमें मैं खिची साहब की देखें ना, अब फॉर एग्जांपल उसकी एग्जांपल मैं डिसएग्री कर रहा हूँ। मलिक निसार देख लें, किससे नहीं मिलता। मलिक हमाद साहब हर वक्त अवेलेबल है, मलिक शहजाद साहब हर वक्त अवेलेबल है, तो ऐसा नहीं है। मलिक नसीम साहब के दरवाजे हर के लिए खुले हैं। मलिक हिजाज साहब कितने सोशल आदमी थे। तो खिची साहब की अपनी परसेप्शन है, और मैं उनका बड़ा रिगार्ड करता हूँ। वो राइटली उनके जेहन में ये होगा, हो सकता है कुछ कभी किसी के जेहन में। और मैंने आपको बताया ना कि हम क्योंकि कजन्स आपस में इतनी हमारी दोस्ती है कि हम इतने ज्यादा बाहर के साथ हमारी वो इतनी वो फ्रैंकनेस है, वो इंटरेक्शन है नहीं। लेकिन ये जो आपको नाम नहीं है, मलिक निसार साहब, मलिक हमाद, मलिक शहजाद साहब, ये तो जब भी आते हैं तो हमेशा बाहरी बंदों के साथ रहना बताया। तो खिची साहब का रिगार्ड बहुत है, बट आई स्ट्रांगली डिसएग्री। नाज़रीन, आई विश कि हमारे पास ज्यादा वक्त होता, हम डॉक्टर साहब की शख्सियत के उन पहलुओं को भी एक्सप्लोर कर पाते, इनके टैलेंट्स, इनकी सलाहियतें। वैसे एक इंसान एक कितनी कॉम्प्लिकेटेड क्रिएचर है, अल्लाह ताला की मखलूक है, कि उसकी ज़िंदगी को एक्सप्लोर करने के लिए लोग पूरी एक 1000 सफ़ा 1200 सफ़ात की एक बायोग्राफी भी लिखी जाती है।
शायद फिर भी इंसाफ नहीं होता, लेकिन हमने कोशिश की कि इस महदूद वक्त में हम डॉक्टर साहब से मुख्तलिफ सवाल जवाब के ज़रिए उनकी शख्सियत को एक्सप्लोर करें। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ माई व्यूअर्स फॉर हैविंग द टाइम विद अस, एंड डॉक्टर साहब का ख़ास तौर पर शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक बात बिफोर गोइंग टू एंड, ऑटोबायोग्राफी की आपने जिक्र की, तो जवाहरलाल नेहरू से भी मैं उनसे काफ़ी इंटरेस्ट रहा हूँ, उनको काफ़ी मैंने स्टडी किया है। तो अपनी ऑटोबायोग्राफी में एक चीज़ लिखते हैं जो मुझ पर बड़ी फिट आती है। वो लिखते हैं एंड पे कि आई हैव बिकेम अ क्वियर मिक्सचर ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, आउट ऑफ प्लेस एवरीवेयर, एट होम नोवेयर। तो अब मैं जब सोचता हूँ तो मैं भी अपने आप को ये फील करता हूँ कि मैं भी यार सारी उम्र वेस्टर्नाइज्ड एजुकेशन, फिर खुशा, फिर ये वो, और अभी फिर बाहर की जिंदगी, बच्चे उधर हैं, मैं इधर हूँ, तो मैं भी ना क्वियर मिक्सचर बन गया हूँ ईस्ट एंड वेस्ट का। अब जब मैं पाकिस्तान होता हूँ मुझे कनाडा याद आता है, सीधी सी बात है, और जब मैं कनाडा होता हूँ इधर होता वेरी ऑनर। आप अपना ख्याल रखा करें, अपने थॉट प्रोसेस पे तवज्जो दें, पुरसकून रहें, लोगों को माफ़ करें, लोगों में खुशियाँ बिखेरें, और स्टे